बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने आज के इस एक और अपने जो हमारा जो सिलसिला है वेबिनार्स का, उस अपने वेबिनार्स की सीरीज़ में चेरीज़ के आज के इस वेबिनार में अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को मैं वेलकम करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस आज के वेबिनार के लिए। खुसूसन जुल्फ़कार अली गाज़ी साहब, जो आज के स्पीकर भी हैं, प्रेजेंटेशन देंगे आप लोगों को गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला। एज़ यूजुअल सबसे पहले हमारे जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनको पीएच टेक का अभी इतना ज़्यादा नहीं पता, उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में पीएच टेक के बारे में बताऊंगा। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी, जो कि सेक्शन 42 के तहत बनाई गई कंपनी है। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के मातहत ये अपने हॉर्टिकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। पीएचडीसी स्पेसिफिकली फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे कंपनी है, जो पाकिस्तान में जितने भी हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हैं, जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे काम कर रहे हैं। और हम अपने जितने भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मिल के हमारा जो विजन और मिशन है, उसकी तकमील को, उसकी जो तकमील करने के लिए अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको ऑब्टेन करने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी एग्री टीम अब इस वक्त पूरी एग्री टीम आप लोगों के साथ मौजूद है। तो उसके हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी अभी शेयर कर दिए जाएंगे चैट बॉक्स में। तो पीएचडीसी अपने जो हमारा जो मिशन है, वो हॉर्टिकल्चर के शोबे में नए प्रोजेक्ट्स लेके आना, प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाना, वैल्यू एडिशन पे काम करना, जिसका अल्टीमेटिव जो फायदा है वो हमारे जो कंट्री की एक तो इकोनॉमिक पॉलिसी को होगा, दूसरी है जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा वैल्यू एडिशन पे काम करके पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसमें इजाफा करना। एक प्रोडक्ट अगर रॉ फॉर्म में है तो उसकी वैल्यू कम होगी, अगर उसमें वैल्यू ऐड कर दी जाए तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो ये विजन और मिशन पीएचडी के ऑब्जेक्टिव्स, जैसे मैंने पहले कुछ बयान कर भी दिया है, इसमें एक चीज़ है प्रोडक्ट्स को, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स को बढ़ाना। पाकिस्तान में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनका पोटेंशियल है, लेकिन उनकी प्रोडक्शन अभी जो है वो उस तरह से नहीं की जा रही। बड़े स्मॉल लेवल पे उसकी प्रोडक्शन की जा रही है, जिसमें मल्टीपल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पीएचडीईसी जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स जिनका पोटेंशियल है, जिन पे काम किया जा सकता है, जिनकी कमर्शियल लेवल पे, कमर्शियल बेसिस पे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं और उनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है, उस पे पीएचडीसी काम कर रहा है। इसके अलावा जो हमारी एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स हैं, उनके मेयार को, प्रोडक्ट्स के मेयार को, उसकी पैकेजिंग को, उसकी ब्रांडिंग को बेहतर करना, ताकि जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक प्रोडक्ट को बनाया जा सके, और हमारा जो एक्सपोर्टर है उसको अपनी प्रोडक्ट को दुनिया तक भेजने में आसानी हो, और उसको किसी किस्म की तकलीफ का या किसी किस्म की कम इंफॉर्मेशन का सामना ना करना पड़ सके। ये वैल्यू एडिशन पे मैं आप लोगों से पहले गुजारिश कर चुका हूँ। पीएचडीसी ने माजी में भी काम किया है और मजीद कर भी रहा है। ये थोड़ा सा पीएचडीसी का इंट्रोडक्शन था। अब आ जाते हैं, क्योंकि आज का हमारा जो वेबिनार है वो स्पेसिफिकली जो हमारी चेरीज हैं उसकी ऑर्चर्ड मैनेजमेंट पे आज का हमारा सेमिनार है। तो उसके लिए पीएचडी ऑलरेडी जो है वो काफ़ी कुछ उस पर काम कर चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा तो हमने वेबिनार्स किए हैं, 4 वेबिनार्स किए हैं इस पे। आज हमारा इनफैक्ट इस पे फोर्थ वेबिनार है। इससे पहले हम चेरी ऑर्चर्ड मैनेजमेंट पे लास्ट ईयर भी हमने एक वेबिनार किया था। फ्रेंच चेरीज की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी प्रोस्पेक्ट्स फ्राम खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि केपीके में भी कुछ एरियाज हैं जैसे अपर स्वात, चित्राल, इन एरियाज में जो हमारा चेरीज है वो प्रोड्यूस हो भी रही है, और उसमें और ज़्यादा भी काफ़ी पोटेंशियल है। इस पे भी हमने वेबिनार किया है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स पे हमने जाफर आप म्यूट हो गए हैं भाई, माइक अपना खोलिएगा। सॉरी, मैं मेरे ख्याल म्यूट हो गया था। तो इसमें वेबिनार्स की सीरीज़ का मैं बता रहा था कि इसमें ये हमने वेबिनार्स किए हैं, और वर्कशॉप एक प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस एंड
फैक्टिव सॉल्यूशंस इस पे कर चुके हैं, सेमिनार्स किया है। जो जीबीस की चेरीज हैं, वो हमने लास्ट ईयर इसको एक्सपोर्ट किया था चाइना में, तो उसके जो हमारे कुछ रिजल्ट्स सामने आए थे, उसके ऊपर एक सेमिनार किया है, फॉलो अप सेमिनार कह लें। और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पीएच डेक ने लास्ट ईयर जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से जो चेरीज है वो चाइना में एक्सपोर्ट हुई है, उसमें बड़ा प्रोमिनेंट रोल था पीएचडीसी का। स्टार्ट के फेज से लेके आखिर तक बाकी जितने भी इदारे थे, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, अ, या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं हमारी, जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ का, उन सब के साथ मिल के, एनएलसी के साथ मिल के, तो इसमें पीएचडी ने शुरू से जो ऑर्चर्ड की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन और जीएसीसी के साथ, ये सारे प्रोसेस में पीएचडी ने अपनी टेक्निकल जो जितनी भी असिस्टेंस है वो प्रोवाइड की है वहाँ के ग्रोअर्स को, एक्सपोर्टर्स को, जिसकी बेसिस पे, जिसके बाद हमारा ये सक्सेसफुली लास्ट ईयर जो चेरी है वो चाइना में एक्सपोर्ट हुई है। तो ये चेरीज पे पीएचडीसी का थोड़ा सा तारफ जो जितना हो सकता था मैंने इस अपने टाइम में आपको लोगों के सामने रखा है। पीएचडीसी फ्यूचर में भी अपने जो जितनी भी असिस्टेंस है, जितनी भी अपने इस तरह के वर्कशॉप्स है, सेमिनार्स हैं या पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, उस पे इंशाल्लाह जो हमारे चेरी के ग्रोअर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनके साथ मिल के काम करती रहेगी, और अपने इस चेरी की एक्सपोर्ट्स को अपलिफ्ट करने में अपना जितना भी मैक्सिमम रोल वो प्ले करेगी पीएचडीसी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अभी मैं ऑनरेबल सीईओ पीएच डेक जनाब अतर हुसैन खोखर साहब अगर अवेलेबल हैं, मैं उनको इनवाइट करूंगा फॉर ओपनिंग रिमार्क्स ऑफ द सेशन। आई थिंक सीईओ साहब इस वक्त किसी और मीटिंग में बिजी हैं, वो उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। जाफर साहब, जाफर साहब, जी जी सर। ये अतहर साहब से पहले मैं अर्ज करना चाहता हूँ। मैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर गिलगित रीजन से बात कर रहा सर सर। हूँ। मेरी एक तो ये सजेशन है कि ये वेबिनार में आपके जो टारगेट ऑडियंस है ये कौन कौन लोग हैं, और दूसरा जो अगर हम ये जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन चेरी ऑर्चर्ड्स अगर हम करना चाह रहे हैं ना, तो मेरी सजेशन ये है कि हम फील्ड में करें इन चीज़ों को, और इसमें मल्टी एक्सपर्ट्स हों, उसमें डिजीज वाले भी हों, इंसेक्ट वाले भी हों, और हार्टिकल्चर के लोग भी हों, जैसे जुल्फिकार काजी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अगर एक टीम बना के हम फील्ड में अगर ये एक्टिविटी करें ना, तो मेरी सजेशन आपके लिए यही सर है। थैंक यू सो मच इकबाल साहब, आप बहुत शुक्रिया आप आपकी सजेशन का। टारगेट ऑडियंस सर, इसमें रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स ही हैं हमारे पास, सारे जितने हमारे साइंटिफिक ऑफिसर्स हैं, कुछ हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, ग्रोअर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं। जो चेरी से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं हमारे, उन्होंने ज्वाइन किया है हमारे पास। हाँ, कुछ एरियाज में जीबी में जो जहाँ जहाँ पे इंटरनेट का इशू है वहाँ पे रसाई नहीं है कुछ लोगों की, तो उनके लिए हमारा प्लान है सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद के बाद हम एक फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं गिलगित में, जहाँ पे हम इंशाल्लाह जितने भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको फिजिकल भी इनवाइट करेंगे, आपको भी उसमें बुलाएंगे, रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं सबको इनवाइट करेंगे। तो सर ये ऑलरेडी हमारे प्लान का हिस्सा है, लेकिन उसके साथ साथ जब तक फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती तो हम फोनोलॉजिकल साइकिल, जो लाइफ साइकिल है प्रोडक्ट का, उसके हिसाब से इस तरह की ऑनलाइन एक्टिविटीज भी कंडक्ट कर ठीक रहे है, होते हैं। उसका इसमें फायदा नो सर डाउट ये है कि हमारे जो जो रोल लोग बहुत। ज्वाइन नहीं भी कर सकते उनके लिए ये है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल होगी। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो उसके जो भी क्यूरीज हैं, जो एड्रेस करते हैं हमारे रेलेवेंट एक्सपर्ट, वो यूट्यूब से उसकी रिकॉर्डिंग जो है उसको सुन सकता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि पीएचडी का तो बड़ा मेजर रोल है इस एक्टिविटी के अंदर। तो मैं ये चाह रहा था कि इसको ना प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बना लें। ये तो वो लोग जो जिनके पास ये नेट की फैसिलिटी है वो अवेल करेंगे। बाकी जो हमारे जनरल फार्मर हैं, अभी इस वक्त हमारे 240 आर्चर्ड्स में डीपीपी का अगर कोई बंदा बैठा है, तो कल ही हमने उनको लिस्ट भिजवा दी है फर्दर रजिस्ट्रेशन के लिए। 240 आर्चर्ड्स का, ये गीजर, गिलगित, हुंजा नगर और सिकरदू से। तो वहाँ पे जो फार्मर है ना, उनको ऑन ग्राउंड अगर कुछ सेमिनार्स हम अगर कर लें, तो मेरी आपको ये सजेशन है
दूसरा ये है कि इसको फील्ड सर ओरिएंटेड, जी ये सर, थैंक हमारी यू, वेल नोटेड सर, आपका और इंशाल्लाह ये हमारी मैंने। टीम, अभी एक टीम हमने तश्कील दी है जो अभी इनकी वेरिफिकेशन के लिए जा रही है, तो इसमें सर डीपीपी का बंदा भी है। तो आपका भी अगर कोई बंदा इसमें शामिल हो जाए ना हमारी इस टीम में, तो ये जिस बाग में जाएंगे उस बाग के ओनर को थोड़ा बहुत सर थैंक यू सो मच, ट्रेनिंग भी। बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया सर, थैंक यू थैंक यू। इंशाल्लाह सर, वेल नोटेड, आपकी सजेशंस हमने नोट कर ली हैं, तो इस पे हम इंशाल्लाह आपसे बाद में, वेबिनार के बाद आपसे फ़ोन से बात इसमें डिटेल से करेंगे। जी अभी अतर अस्सलाम हुसैन वालेकुम सर। खोखर साहब किसी और मीटिंग में बिजी हैं, सीईओ साहब, तो जी मैं जाफर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। पीएच डेक के रोल और मैंडेट के लिए खावर नदीम साहब को इनवाइट करूंगा कि वो अपने जो वेलकम करें एक तो लोगों को, दूसरा थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है इस वेबिनार का और हम मजीद क्या करना चाह रहे हैं इस पे रोशनी डालेंगे। जी खावर साहब। बहुत शुक्रिया जाफर, बड़ी मेहरबानी आपकी। सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम सबको। आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल दी ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स, खास तौर पे जुल्फकार गाजी साहब, इकबाल साहब, हमारे कुलीग यहाँ पे, नज़ीर साहब भी बैठे हुए हैं, सारे लोगों को जी खुश आमदीद। बात पहले ही बहुत लंबी हो गई है जी। जाफर साहब ने डिटेल में आपको पीएच टेक का मैंडेट, विजन, मिशन और जो हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं उसके ऊपर बात डिटेल में कर दी हुई है। मैं सिर्फ एक दो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चेरी बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है जी हमारी हॉर्टिकल्चर की, और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है चाइना में चेरी की इंपोर्ट्स का। पाकिस्तान से हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और चाइना के अंदर ऑलरेडी हमारे 5 लैंड रूट्स जो हैं वो थ्रू जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो खुले हुए हैं। और गिलगित बल्तिस्तान जियोग्राफिकली अगर आप इसको देखें तो वो चाइना के बिल्कुल बॉर्डर पे है। चाइना बहुत बड़ा इंपोर्टर है, तकरीबन 3.5 लाख टन की चेरी की इंपोर्ट चिली से कर रहा है, और बड़ा एक ह्यूज अमाउंट जो है वो चिली उससे अर्न कर रहा है, जो कि हमारे पास भी बहुत बड़ा रूम अवेलेबल है, हम लोग भी उससे बहुत फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि चाइना में खपत बहुत है चेरी। चाइना खुद भी खैर चेरी बहुत प्रोड्यूस करता है, बट उसकी चूंकि आबादी बहुत ज्यादा है और उसकी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए वो हर साल तकरीबन 3.5 लाख टन चेरी इंपोर्ट कर रहा है। हमारी टोटल प्रोडक्शन जो है वो सरकारी दादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 8,000 टन के करीब है, जिसमें 6,000 टन की जो शेयर है वो गिलगित का है। उसके ऊपर जुल्फकार साहब डिटेल में बात करेंगे आप लोगों के साथ। अब जो मकसद है हमारा आप लोगों को गैदर करने का और इस तरह की एक्टिविटीज करने का, वो ये है कि पोटेंशियल बहुत है हमारे पास, एनवायरनमेंट बड़ी आइडियल है, हमारे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सिर्फ उनको एक जगह पे इंटीग्रेट करके, यूटिलाइज करके हम लोगों ने अपनी प्रोडक्शन को बेहतर करना है, अपनी क्वालिटी को बेहतर करना है, ताकि हमारे पास जो बहुत बड़ा पोटेंशियल है हमारे नेबर कंट्री में, रीजनल कंट्री चाइना में, उसको हम लोग टैप कर सकें। तो उस सिलसिले में लास्ट ईयर हम लोगों ने टीडीएपी, डीपीपी, एनएलसी और बाकी जो रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ऑन बोर्ड लेके, जुल्फकार साहब भी हमारे साथ लम्हा बलम्हा हमारे साथ रहे, और हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से पहली बार, पाकिस्तान की तारीख से थ्रू लैंड रूट चेरी को चाइना एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो गए। ऑल्दो उसके अंदर कुछ इश्यूज आए थे, पहले कंटेनर के अंदर बहुत सारी कुछ चीजें हमने ऑब्जर्व की, दूसरे कंटेनर के अंदर कुछ और कम हुई, तीसरे के अंदर कुछ और बेहतरी आई, चौथे के अंदर और बेहतरी। हम लोगों ने स्पॉन्सर किया, हमारे एक्सपोर्टर जो रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर हैं वहां पे 10 कंटेनर्स की हमने स्पॉन्सरशिप उनको दी, एनएलसी को एंगेज करके, रीफर कंटेनर्स की। ये बड़ा एक समझ लें एक नया काम था, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुली ये अल्लाह की मेहरबानी से कंडक्ट हो गया। इस साल हमारा फिर प्लान है कि हम लोग पीएडीसी के प्लेटफॉर्म से, टीडीपी और पीएडीसी दोनों के प्लेटफॉर्म से, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, खास तौर पे जो हमारे ग्रोअर्स हैं, फार्म जो प्रोसेसर्स हैं, और एक्सपोर्टर्स जो ख्वाहिशमंद हैं अपने प्रोडक्ट को चाइना भेजने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। तो उस सिलसिले में अगर हमारे पास यहाँ पे कोई रेलिवेंट लोग अवेलेबल हैं, उनसे गुजारिश होगी कि इस वेबिनार के बाद आप हमें जरूर कांटेक्ट करें। हम आप लोगों के साथ एक सेशन करना चाह रहे हैं, इनफैक्ट आज सेकंड हाफ में हम एक मीटिंग भी करने जा रहे हैं विद दी चेरी एक्सपोर्टर्स, जो पिछले साल वाले हैं और जो इस साल जिनका प्लान है, ताकि हम पाकिस्तान से चेरी की एक्सपोर्ट्स को मजीद एनहांस कर सकें। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे जो बेसिक वर्किंग है, जो असल काम है, वो हमारे फार्मर्स का है। फार्मर्स हमारी अच्छी चेरी प्रोड्यूस करेंगे, बड़े साइज की चेरी होगी, अच्छी क्वालिटी होगी, तभी जाके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम लोग सस्टेन कर सकेंगे और जगह बना सकेंगे। तो उसके लिए आज का हमने ये सेशन का इनेकाद किया है, और जुल्फकार अली गाजी साहब को हमने एंगेज किया है, इनकी एक्सपर्टीज से हम मुस्तफीद होंगे इंशाल्लाह, और ये आज रोशनी डालेंगे कि हमने अच्छी चेरी कैसे पैदा करनी है और उसकी यील्ड कैसे बढ़ानी है। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप प्लीज उनको अपने पास नोटेड रखिएगा, और ड्यूरिंग इनकी स्पीच इंटरप्ट ना करिएगा, आप लोगों से गुजारिश होगी। जो ही इनकी स्पीच खत्म होगी आप अपने सवालात वन बाय वन आप जरूर करिएगा, आपको पूरा
मौका दिया जाएगा कि आपके सवालात को एड्रेस किया जाए और उनके जवाब दिए जाए। सवालात चाहे आपके प्रोडक्शन रिलेटेड हो, चाहे सप्लाई चेन के किसी भी कंपोनेंट रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सपोर्ट रिलेटेड हो, हम उसको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों की बहुत मेहरबानी। अपने आप को म्यूट रखिएगा और मैं जुल्फकार साहब को वेलकम करूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी माइक भी खोलिए और स्क्रीन शेयर करिएगा सर, अपने प्रेजेंटेशन शेयर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सर सबको? जी आपकी आवाज आ रही है सर। चलो अच्छी बात है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी और इसके साथ जितने भी और हाशवान ट्रेडर्स जिन्होंने पिछले साल चेरी एक्सपोर्ट करने में कामयाबी हासिल की, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सबकी कोशिशों की वजह से हम दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में थोड़ी बहुत अपनी चेरी लेकर जाने में कामयाब हुए हैं। हमारे स्ट्रेंथ्स भी हैं, वीकनेसेस भी हैं इस फील्ड के अंदर। तो मैं आज जो प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ या जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ वो मैं चेरी की वैरायटीज़ के ऊपर या चेरी के मार्केट के हवाले से मैं बात नहीं कर रहा, चूँकि ऑलरेडी इस पे बहुत सारी बात हमारी हो चुकी है। ये जो प्रेजेंटेशन है ये सॉलिडली मैंने इसलिए तैयार की है ताकि हम अपने फार्म्स की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हेंस कर सकें, अपने यूनिट्स की यानी ट्रीज की यील्ड को बेहतर कर सकें और हम एक बेहतर फ्रूट मार्केट के लिए एक्सेप्टेबल चेरी फ्रूट तैयार कर सकें। मैंने इस चीज़ को जहन में रखते हुए ये मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की है। दुनिया भर के अंदर एग्रीकल्चर बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। बहुत एग्रीकल्चर जो है ना वो साइंटिफिक भी हो रही है और वो आर्ट भी होता जा रहा है। दोनों चीजें इसमें होती जा रही हैं। तो इसके साथ साथ इससे पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि दुनिया के अंदर बहुत सारी बीमारियां जो हमारे इंसानों में पाई जाती हैं वो फूड बोर्न इलनेसेस हैं या वाटर बोर्न इलनेसेस हैं, जिनकी वजह से दुनिया की आबादी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। तो इस स्ट्रेस से दुनिया की आबादी को बचाने के लिए गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ था और इसी के साथ साथ ग्लोबल गैप का कॉन्सेप्ट भी इसी में शामिल हुआ था थोड़े से बाद में। अब अगर मैं गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जिसको आमतौर पर हम गैप कहते हैं, इस पे अगर मैं बात करूं तो ये एक कोई मतलब इसकी डेफिनेशन जो है एफएओ ने हमारे लिए जो बनाई है वो ये है कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज डिफाइंड बाय एफएओ, क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का जो इदारा है इसकी तरफ से ये डेफिनेशन हमारे पास ये है कि collection of principles to apply for on farm production in post production process resulting in safe, and healthy food and non food agriculture products while taking into account economic, social and environmental sustainability। यानी इस गैप का बुनियादी मकसद कंज्यूमर्स के लिए ऐसा फूड बनाना है जो हेल्दी हो, सेफ हो और फिर उसके साथ साथ उसके बनाने के जो तरीके हैं वो सस्टेनेबल हो, उससे इकोनॉमी को सपोर्ट मिलती हो, उससे सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो कम होते हों। तो इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने ग्लोबल गैप का नाम दिया गया है और इसके कुछ इनके अपने उसूल हैं। आमतौर पर हम दो चीजों को आपस में खलत मलत करते हैं, मिक्स करते हैं। वो ये है कि हम गैप को यानी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को और फिर जो ग्लोबल गैप है इसको आपस में मिक्स करते हैं। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब ग्लोबल गैप और गैप का जो डिफरेंस है वो अगर आप देखें तो ये है कि वो जो आप अपने ग्राउंड पे काम करते हैं। सर मेरा ख्याल है कि आप स्लाइड नहीं चला रहे हैं। सर प्लीज स्लाइड चला देना सर।
सर मेरी आवाज आ रही है सर? जी जुल्फकार साहब, ये फोर्थ स्लाइड है मेरे पास, मेरे ख्याल आप इसी पे बात हाँ कर रहे ठीक हैं है अभी। सर, ठीक है। सर गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो एक्टिविटीज हैं जो हम फील्ड पर, अपनी जमीन पर, अपने पौधों के साथ या अपने ऑर्चर्ड के साथ जो जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, वो अच्छी एक्टिविटीज जिनको उनको हम कलेक्टिवली गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। और ग्लोबल गैप वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है जो इसको एश्योर करता है, यानी ये सर्टिफिकेशन का अमल होता है। सर्टिफिकेशन के अमल के बाद आप ग्लोबल गैप के इसके मेंबर बन जाते हैं। अब इससे पहले आपने गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को आपने अपने ग्राउंड के ऊपर अप्लाई करना होता है। अब इसमें जो मैंने पहले ही बताया है कि हम ग्लोबल गैप का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंसानों के लिए एक सेफ फूड तैयार करना। तो इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव है, जो इसका बुनियादी मकसद है, इस तरह का फूड तैयार करना जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन से पाक हो, जिसके अंदर हैजर्ड, इंसानों के लिए नुकसान पहुंचाने वाले एलिमेंट्स मौजूद ना हो। इसके साथ साथ उस फ्रूट को ऐसे बनाया जाए जिससे उस फ्रूट या उस फ्रूट के साथ काम करने वाले वर्कर्स और उस हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर कोई हार्मफुल इम्पैक्ट या इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो। तो ये होता है हमारे गेप का ऑब्जेक्टिव। अब गेप जो है ना सर, जब हम ग्लोबल गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो ये बुनियादी तौर पे हमारा शुरू होता है, अल्लाह भला करे, आपके जमीन के साथ शुरू होता है। और इसका मत और ये सिलसिला चलता रहता है, सप्लाई चेन के हर स्टेप के साथ चलते चलते तब तक चलता रहता है जब तक वो फूड या फ्रूट जो है वो आपके टेबल तक नहीं पहुंचता है। तो इसके जो बुनियादी मकसद है इंसानों के लिए एक सेफ फूड या फ्रूट पैदा करना जिसमें कोई फिजिकल कंटेमिनेशन ना हो, जिसमें कोई केमिकल कंटेमिनेशन ना हो, जिसमें बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन ना हो, और उसको बनाने में ना इन्वायरमेंट के ऊपर या वर्कर्स के ऊपर कोई बुरा इम्पैक्ट ना पड़ा हो। तो इस तरह की एक्टिविटीज को होलिस्टिकली गेप कहा जाता है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहा जाता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने की है वो ये है कि जो बंदा फूड प्रोड्यूस करता है वो लायबल है उस फूड के, उस प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए। वो इंसानों के कंज्यूम के लिए, कंजम्पशन के लिए वो जो फूड तैयार करता है तो उसे इन तीन जो कंटेमिनेशंस हैं उनसे पाक साफ फूड बनाने की जरूरत होती है उसे। जैसे कि फिर इफ अगर इस आपका जो फूड है उसके ऊपर कोई कंटेमिनेशन मौजूद है, फिजिकल कंटेमिनेशन है या केमिकल कंटेमिनेशन है या उसमें बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन है, और उसके कंज्यूम करने से किसी इंसान के हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट आ जाता है, तो वो पैदा करने वाले की और उसको प्रोसेस करने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। अगर खुदा न खास्ता इन केस कोई मिसहैप हो जाता है, इस तरह से किसी को कोई बीमारी लग जाती है, कोई डायरिया हो जाता है इकोलाई की वजह से या सेल्मोनेला की वजह से या कोई और केमिकल हैजर्ड की कंपोनेंट या कंटेमिनेंट की वजह से कोई मसला पैदा हो जाता है, तो इसमें आपको जो फूड प्रोड्यूस कर रहा है उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद की जाती है। इस तरह के हालात में हमने बाज़ औक़ात नहीं भाई, बल्कि कई दफ़ा हमने ये देखा है यूरोपियन यूनियन के अंदर और अमेरिका के अंदर और दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर कुवैत ने 2018 में इंडियन फ्रूट्स के ऊपर बैन लगाया जिसकी वजह थी निपा वायरस। इसी तरह से यूरोपियन यूनियन ने 2022 में टर्की से वो जो इंपोर्ट कर रहे थे ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और दूसरे फ्रूट्स वगैरह, तो उन्होंने इस टर्की के ऊपर भी पाबंदी लगाई थी। तो इन पाबंदियों से और इन रिपरकशन से, इन मसाइल से बचने के लिए लाजमी है कि हम जो ऑर्चर्ड्स हैं या जो वैल्यू चेन है या जो सप्लाई चेन है उसको गैप के ताबे करें, अपने ऑर्चर्ड्स के अंदर गैप को अप्लाई करें। अब गैप एक छोटे से ऑर्चर्ड के अंदर भी अप्लाई हो सकता है, गैप एक बड़े फार्म के अंदर भी अप्लाई हो सकता है, गैप एक मुल्क के एक गांव के अंदर भी उसको अप्लाई किया जा सकता है, उसको एक डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई किया जा सकता है, गैप को पूरे प्रोविंस में अप्लाई किया जा सकता है या गैप को पूरे मुल्क में अप्लाई किया जा सकता है। इसकी स्ट्रेटेजीज होती हैं।
अब अगर हम देखें कि हम गैप की तरफ क्यों गए, गिलगित बल्तिस्तान में गैप का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना नहीं है, ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है गिलगित बल्तिस्तान के फार्मर्स के लिए, और शायद पाकिस्तान के जो फार्मर्स हैं उनके लिए भी गैप का जो कॉन्सेप्ट हो वो नया हो। वो इस तरह से है कि बहुत बड़ी मतलब जद्दोजहद के बाद जब 2022 में चाइना की तरफ से पाकिस्तान के चेरीज को चीन इंपोर्ट करने की इजाजत मिल गई, तो उस वक्त जो दो इदारों के दरमियान में चीन की तरफ से जो उनका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उनके दरमियान में, और पाकिस्तान की तरफ से जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन पाकिस्तान है, इन दोनों के दरमियान में एक प्रोटोकॉल के ऊपर, जिसे हम प्रोटोकॉल ऑफ फाइटोसैनिटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ चेरीज फ्रॉम पाकिस्तान टू चाइना कहते हैं, उस प्रोटोकॉल के अंदर इन दो अल्फाज का जिक्र हमारे सामने आया है। एक लफ्ज जो उन्होंने हमें दिया है उस प्रोटोकॉल के अंदर वो गैप है, यानी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, और दूसरा जो उन्होंने एक टर्म उसमें या एक लफ्ज उन्होंने डाला है वो हैसप है, जिसे हम हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स कहते हैं। इन दोनों के इतलाक के बिना, फील्ड में इतलाक, गैप का इतलाक और फिर हैसप के इतलाक के बिना शायद हम चीन के लिए कोई फ्रूट या इवन चेरी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये इसलिए आज इस ग्लोबल गैप के ऊपर या इस गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के ऊपर हम बैठ के बातचीत कर रहे हैं, ताकि फार्मर्स तक हम अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें, वो अपने ऑर्चर्ड्स के अंदर गैप का इतलाक कर सकें। और इसमें यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि जो चेरीज एक्सपोर्ट होने हैं, जैसे कि अभी हमारे डीडी साहब ने जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के हमारे डीडी साहब हैं, इकबाल साहब हैं, उन्होंने आपसे कहा कि इन्होंने अभी 240 ऑर्चर्ड्स को रजिस्टर्ड किया है अभी तक। तो मैं आपको क्लियर कर दूं तमाम फार्मर्स को कि चेरी सिर्फ उन ऑर्चर्ड्स की एक्सपोर्ट होनी है जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के साथ रजिस्टर्ड हैं थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गिलगित बल्तिस्तान। उन ऑर्चर्ड्स की चेरी एक्सपोर्ट होनी है। इसके अलावा वो चेरी जो उन ऑर्चर्ड्स से पिक की जाएगी वो उस रजिस्टर्ड फैसिलिटी के अंदर प्रोसेस होगी, जिसे जीएसीसी और डीपीपी ने रजिस्टर्ड किया है, सर्टिफाई किया है। मतलब जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान से होता है कि ऑर्चर्ड में बैठ के लोग पिकिंग कर रहे हैं और वहीं पे बॉक्सेस में चेरी भर भर के जो है ना वो पाकिस्तान की मंडियों में लेकर जा रहे हैं। तो एज सच इस तरह की कोई एक्टिविटी चीन के लिए एक्सपोर्ट्स में नहीं होने जा रही है। चीन के लिए जो भी एक्सपोर्ट होनी है वो थ्रू प्रॉपर चैनल उन ऑर्चर्ड्स की चेरी एक्सपोर्ट होगी जो जीएसीसी के साथ, डीपीपी के साथ और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गिलगित बल्तिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हैं, और उस फैक्ट्री में या उस प्रोसेसिंग फैसिलिटी में ये चेरी प्रोसेस होगी जो अगेन जीएसीसी और डीपीपी के साथ रजिस्टर्ड है, उनकी वो सर्टिफाइड है। तो इस चीज को जहन में रखना है। तो अब सवाल ये है कि हम अपने ऑर्चर्ड्स में गैप को अप्लाई क्यों करें, गैप अप्लाई करने की जरूरत क्यों है। तो मैं जरा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं कि पिछले 2 सालों में जो हमारी एक्टिविटीज रही हैं, उन एक्टिविटीज के अंदर हम जब हमने इसको देखा है तो वो ये है कि हम चीन के मार्केट के लिए बुनियादी तौर पे चेरी पैदा कर ही नहीं रहे हैं। हमारा जो चेरी है वो उस मार्केट की ज़रूरियात को पूरा नहीं करती है। तो दैट्स वाई जो अवेलेबल चेरी की वैरायटीज हैं, जो ऑर्चर्ड्स इस वक्त एग्जिस्ट कर रही हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उनके अंदर गैप अप्लाई करके कोशिश की जा रही है कि उस फार्म की या उस ऑर्चर्ड की प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस किया जाए, उसमें फ्रूट की क्वालिटी को बेहतर किया जाए, ताकि गिलगित बल्तिस्तान की चेरीज की मार्केटेबिलिटी बढ़ सके। एक तो ये ऑब्जेक्टिव है, और गैप इस मकसद को, हमारी इस ज़रूरत को पूरा करता है। दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया के अंदर फूड के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, जैसे कि ग्लोबल गैप है, यूएसडीए का है, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं, जापान के स्टैंडर्ड्स अलग हैं, कोरिया के स्टैंडर्ड्स अलग हैं। इस तरह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने, कनाडा वगैरह ने अपने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। तो गैप की एप्लीकेशन से हम इन ममालिक के जो जहां से हमें हाई रिटर्न मिल सकता है, उनके कंप्लायंसेस को हम पूरा
कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि गेप की एप्लीकेशन जो है वो ऑर्चर्ड्स पे हो, और ना सिर्फ ऑर्चर्ड पे, एक या दो ऑर्चर्ड्स पे, या सिर्फ उन रजिस्टर्ड ऑर्चर्ड्स पे नहीं, बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर ग्लोबल गैप को अप्लाई किया जा सकता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अब तीसरी बात यह है कि गैप की जो अहमियत है वो इसलिए है कि इससे इन्वायरमेंट के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, और इस तरह से आपका इन्वायरमेंट ओ के साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी क्वालिटी में सस्टेनेबिलिटी आ जाती है। दैट्स वाई गैप का एप्लीकेशन चेरी के ऑर्चर्ड्स के अंदर हम समझते हैं कि ये एक ज़रूरी चीज़ है। अब बहुत सारे फार्मर्स जिनके साथ मेरी इंटरेक्शन हुई है, और गुज़श्ता मैं 22 दिनों से डेटा कलेक्शन के ऊपर काम कर रहा हूं, और मैं डोर टू डोर जाके मैं चीज़ों को देख रहा हूं, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि किसी भी फार्मर को गैप के हवाले से कोई मतलब इल्म नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है, और ना ही हमारे फार्मर के पास इंटरनेशनल मार्केट के स्टैंडर्ड्स के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन है, और ना ही हमारा फार्मर ये जानता है कि उसके पास कौन सी चेरी की अकसाम है, आया वो एक्सपोर्टेबल चेरी की अकसाम है या नहीं है, वो भी उसको हमारे फार्मर को नहीं मालूम। तो इस तरह से जब मैंने ये चीज़ें सॉर्ट आउट की हैं फार्मर्स के साथ, तो फिर जब फार्मर्स के साथ मैंने बैठ के उनसे गैप के ऊपर बातचीत की, सॉइल मैनेजमेंट के ऊपर बातचीत की, फर्टेलिटी, उस लैंड की फर्टेलिटी के ऊपर बात की, तो उनका पहला सवाल ये था कि भाई हम कहाँ से गैप की एप्लीकेशन का आगाज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो कौन सा पॉइंट है, यानी स्टार्ट पॉइंट क्या होना चाहिए। तो स्टार्ट पॉइंट गैप की एप्लीकेशन का ये है कि आपने पानी और सॉइल से, पानी और मट्टी से ही अपने गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का आगाज करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले सॉइल टेस्ट करें और देखें कि आपके सॉइल के अंदर चेरी के लिए या जो भी फ्रूट आप काश्त कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उस सॉइल में उसकी न्यूट्रिएंट नीड्स वो सॉइल आपकी पूरी करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता है तो फिर उसमें अल्ट्रेशंस की जा सकती हैं, सॉइल के अंदर अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। अब चूंकि मैं अभी इसको मैं थॉरली एक एक चीज को डिस्कस नहीं कर रहा, एक जर्नल मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है ताकि फार्मर्स तक हमारी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। अब इसके साथ जो गिलगित बल्तिस्तान में प्रैक्टिसेस जा रही हैं, यहाँ पे जो फर्टिलिटी को मेंटेन करने का जो तरीका है वो मतलब कि डुअल है। डुअल का मतलब ये है कि ये एनिमल मैन्योर भी इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पर किसी हद तक हमारा आम जो केमिकल फर्टिलाइजर है, एनपीके है, डीएपी है, और ये जो यूरिया वगैरह है, इनका भी इस्तेमाल होता है। और इसके साथ गैप के अंदर, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर पानी की भी बहुत ज्यादा अहमियत होती है। अब चूंकि अगर हम किसी और जगह की बात कर लें, तो मैंने बहुत सारे जगहों पे एग्रीकल्चर होते हुए देखा है, गटर के पानी से एग्रीकल्चर होते हुए देखा है। मैंने बहुत सारे, पाकिस्तान के अंदर भी मैंने बहुत सारी जगहों पे मतलब वो कंटेमिनेटेड पानी से एग्रीकल्चर होते हुए मैंने देखा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में ये सिनेरियो नहीं है। हमारे पास जो एग्रीकल्चर के लिए पानी अवेलेबल है वो सीधे सीधे पहाड़ों पर से ग्लेशियर्स से डायरेक्ट, जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वो जो पानी आता है वो डायरेक्ट गिलगित बल्तिस्तान के खेतों में आता है, और उससे से हमारी जो गिलगित बल्तिस्तान के जो फील्ड्स हैं वो इरिगेट होते हैं। तो इसलिए पानी जो है ना वो इतना पोटेंशियल हैजर्ड क्रिएट करने का मतलब इसमें यह कि इसमें कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है। अलबत्ता अलबत्ता ऐसा है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे खेतों में, गिलगित बल्तिस्तान एक स्लोपी एरिया है, इसका टेरिन जो है ना वो इस तरह का है कि पहाड़ के ऊपर से पानी बहता है, तो वो फिर पानी बहते 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 दरिया में गिर जाता है। तो उस स्लोपी एरिया के अंदर एक खेत से या एक बाग से पानी निकलता है तो वो दूसरे बाग में जाता है, फिर वो तीसरे बाग में, फिर वो चौथे बाग में, इस तरह से। मतलब कहने का मतलब यह कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऑर्चर्ड कहीं पर कॉन्टेमिनेटेड है तो उससे ये कॉन्टेमिनेशन पानी के जरिए एक बाग से दूसरे बाग में फैलने के चांसेस हमें नजर आ रहे हैं। दैट्स वाई हम
अर्ज कर रहे हैं कि गेप की एप्लीकेशन को इंश्योर किया जाए अपने बागों के अंदर, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे या प्रोडक्टिविटी अच्छी रहे, और फिर आपकी जो प्रोड्यूस की क्वालिटी है वो अच्छी रहे। यहाँ पर मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर लूँ। चीन के अंदर जो चेरी बिकती है वो 28 mm से लेकर के 32 mm और उससे ऊपर की चेरी बिकती है हाई प्राइसेस पे, जो हाई एंड मार्केट है उसकी डिमांड ये है। जबकि गिलगित बल्तिस्तान में हमारा मसला ये है कि हम हार्डली 28 mm तक की चेरी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और उसकी भी बहुत कम क्वांटिटी हमें मिलती है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। तो इसकी वजूहात बहुत सारी हैं। उन बहुत सारी वजूहात में से एक वजह गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का ना होना भी है। अगर गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का ना होना भी इसमें हमने देखा है। और फिर इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में जो हमारे सामने, जैसे कि हमारे डिप्टी डायरेक्टर इकबाल साहब ने आपसे कहा कि हमारे पास चेरी की जितनी भी बागात हैं, वो सब, वो जितने भी बागात हैं वहाँ पर वो पौधे बीमार हैं, उनमें बीमारी लगी हुई है। अब उस बीमारी से बचना अगर मुमकिन नहीं है तो कम से कम उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए भी हमें गैप अप्लाई करने की जरूरत है। ठीक है सर। अगर हम इस बीमारी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो पेस्ट एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को, आईपीडीएम के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो कॉमन पेस्ट है और जो डिजीज है चेरी ऑर्चर्ड्स के अंदर या चेरी के पौधों के अंदर या चेरी के फ्रूट के अंदर, वो जो हमने देखा है वो बैक्टीरियल कैंकर जो है वो सबसे ज्यादा हमने देखा है। इसके साथ ब्लैक नोट्स का जो डिजीज है वो भी इसमें मौजूद है। इसी तरह से ब्राउन रोट भी मौजूद है, फ्रूट फ्लाई भी आ चुका है, माइट्स का भी, एफिड्स का भी चेरी के ऊपर अटैक हमने जगह जगह देखा है। इसके लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट की जरूरत है। अब वो किस तरह से होगा? जब तक हम किसी इदारे को इन्वॉल्व करके उस इदारे तक पूरा डेटा नहीं पहुंचाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम आईपीडीएम को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक फार्मर या एक ऑर्चर्ड का जो ओनर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो कॉन्टिन्यूसली उस पेस्ट को मॉनिटर करें, वो फेरोमोन ट्रैप्स लगाए, वो मुख्तलिफ किस्म के और ट्रैप्स लगाएं, या उनको किसी और तरीके से वहां से दूर करने की कोशिश करे, या वो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स के ऊपर चला जाए जैसे कि बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का इस्तेमाल करे। ठीक है ना सर। फिर उसके साथ साथ अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो वो पेस्टिसाइड्स की एप्लीकेशन कर सकता है, लेकिन इसके लिए भी स्टैंडर्ड्स मौजूद है। गेप में इसके भी स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं कि आपने कौन सा पेस्टिसाइड कितने मिकदार में, किस कंसंट्रेशन के साथ, किस टाइम पे, किस तरह से अपने ऑर्चर्ड पे आपने अप्लाई करना है। गेप आपको ये भी बता देता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कहीं पे मौका मिला तो फिर इसके ऊपर आईपीडीएम के जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गिलगित बल्तिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस पे आपके साथ थॉरली बातचीत करेंगे कि आप अपने ऑर्चर्ड्स के अंदर या किसी एक जिले के अंदर, एक गांव के अंदर या पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा मसला कहाँ पे आता है? अब देखिए, अगर हमारे यहाँ ऑर्चर्ड्स इतने आपस में मतलब करीब करीब हैं कि एक ऑर्चर्ड का दूसरे ऑर्चर्ड से फासला जो है वो 10 फीट का भी नहीं है, बल्कि 5 फीट का भी नहीं है। वो पौधे, वो जो दरख्त हैं, चेरी के दरख्त हैं या सेब के बरसों जो भी है, उनकी शाखें आपस में मिल रही होती हैं। तो इस तरह से अगर एक ऑर्चर्ड का मालिक या फार्म मालिक जो है अपने फार्म पे गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अप्लाई करता है और वो उसमें इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट अप्लाई करता है, लेकिन उसके साथ वाला, उसका जो नाइबर है, उसका जो हमसाया है, वो इसके ऊपर कोई एप्लीकेशन नहीं करता, कोई अमल दरामद नहीं करता है, तो उस बेचारे ने जो भी एक्टिविटी की होती है वो उसके लिए फायदामंद नहीं होती है। क्योंकि वो जो कुछ भी करे, अब उसका हमसाया उसकी तरह उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली उसके तमाम मेजरमेंट्स जो हैं, तमाम मेजर्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं। इसलिए आईपीडीएम का जो कॉन्सेप्ट है, आईपीडीएम का जो कॉन्सेप्ट है, इसको पूरे गांव के सतह पर या पूरे डिस्ट्रिक्ट के सतह पर या पूरे गिलगित बल्तिस्तान के सतह पर अप्लाई करने की जरूरत है। फिर इसी तरह से पेस्ट आईपीडीएम के साथ साथ
जो डिजीज को आपने रोकना है, और फिर आपने अपनी प्रोडक्टिविटी, फार्म की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना है, और आपने पर प्लांट यील्ड भी बढ़ाना है, तो ये याद रखिएगा, प्रूनिंग, उसकी जो पौधा है, जो दरख्त है, उसका स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। वो फैसला करता है कि आपके फार्म की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, आपके फार्म की जो यील्ड है उसकी क्वालिटी क्या होगी। ये आपका प्रूनिंग का तरीका डिसाइड करता है। अब प्रूनिंग के बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहें तो स्पेनिश बुश पे जा सकते हैं, आप चाहें तो किम ग्रीन बुश पे जा सकते हैं, आप चाहें तो सेंट्रल लेडर सिस्टम पे जा सकते हैं, आप अम्ब्रेला सिस्टम पे जा सकते हैं। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि आपका ऑर्चर्ड और उस ऑर्चर्ड में मौजूद पौधे किस तरह के हैं, आप किस तरह की प्रोडक्शन मतलब आपके प्रोडक्शन ले रहे हैं। क्या आपके पौधे ट्रेडिशनल हैं, या आपका जो ऑर्चर्ड है वो ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड है, या आपका जो ऑर्चर्ड है वो सेमी डेंसिटी ऑर्चर्ड है, या आपका ऑर्चर्ड जो है वो हाई डेंसिटी है, या आपका ऑर्चर्ड जो है वो अल्ट्रा हाई डेंसिटी है। अब प्रूनिंग की जितने भी मेथड्स हैं वो डिपेंड करते हैं उस आपके ऑर्चर्ड के सिस्टम के ऊपर, कि आपका ऑर्चर्ड किस तरह का है। ट्रेडिशनल है तो उसके लिए अलग तरीका है, सेमी डेंसिटी है, हाई डेंसिटी है तो उसके लिए अलग तरीका है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी है तो उसके लिए अलग तरीका है। अब इसके ऊपर भी इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा तो मैं भी बात करूंगा, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रैक्टिकली किसानों के साथ बैठ के काम भी करवाएगा। फिर जो गैप का जो सबसे बड़ा मकसद है, वो आपके फार्म के हाइजीन को बेहतर करना। यानी आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात लोग ओपन डेफिकेशन पे भी जाते हैं, ऑर्चर्ड्स में बैठते हैं, और इस तरह से मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो अब फार्म हाइजीन की बात करें तो इसमें सर सबसे पहले इन्वॉल्व होता है सर आपका डिब्रीज की रिमूवल करना। वो जो प्लांट्स के जो पौधे हैं, जो उसके ऊपर जो शाखें हैं, जो उसके लीव्स हैं, जो बीमारी की वजह से नीचे गिरे हैं और इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो उन सब को आपने वहां से हटाना है। यानी ये याद रखिएगा, चाहे वो पेस्ट हो, यानी क्रॉलिंग पेस्ट हो, या फ्लाइंग पेस्ट हो, उसको छुपने की जगह मिलेगी तो वो आपके बाग में आएगा। वो कई चीजों के तलाश में आता है। अगर आपके बाग में उसकी जरूरत की चीज मौजूद है, फूड तो ऑलरेडी मौजूद है इन फॉर्म ऑफ फ्रूट, अगर उसको वहां छुपने की जगह भी मुयस्सर है, और उसके ऊपर आप कोई उसके एप्लीकेशन भी आप नहीं कर रहे हैं, ना पेस्टिसाइड अप्लाई कर रहे हैं, ना आपके पास अच्छे वाले इंसेक्ट्स हैं जो उनको कंट्रोल करें, या आप कोई एक्टिविटी नहीं, तो वो इसमें आपके पास ये बीमारियां फैलने का इम्कान ज्यादा होता है। तो इसलिए आपने वो जो फॉलन फ्रूट लीव्स हैं उनको हमेशा हटाना है। उनको फिर अब हमारे यहाँ एक और इस तरह से करते हैं कि उन लीव्स को ले जा करके कहीं पे तल्फ करने के बजाय हम अपने माल मवेशियों को, गायों को, बकरियों को खिलाते हैं। तो उसमें कुछ इंसेक्ट्स इस तरह की भी हैं कि वो लाइफ साइकिल उनका वापस वहां से शुरू हो जाता है। तो इसलिए इनको मुकम्मल तौर पे जलाकर खत्म करना या जमीन के अंदर दफन करना बहुत जरूरी है। फिर जो दूसरी चीज है, आपने देखा है कि हमारे यहाँ वीड कंट्रोल का कोई निज़ाम मौजूद नहीं होता। गिलगित बल्तिस्तान में बेसिकली हम इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं। हमारे ऑर्चर्ड्स अगर मौजूद हैं तो चेरी के दरख्तों के नीचे हमने आलू भी लगाया हुआ होता है, हमने गंदुम भी लगाया हुआ है, हमने अल्फा अल्फा भी लगाया हुआ है, हमने दूसरे तीसरे किस्म के सब्जियां भी हम काश्त करते हैं। तो इसलिए और वो बिल्कुल इस तरह से करते हैं कि अब यहाँ पे बहुत ज्यादा मसला इसलिए पैदा हो रहा है कि अगर किसी तरह से आपने उस आपके खेत के अंदर, आपके बाग के अंदर आपने कोई खीरा लगाया है, टमाटर लगाया है, उस पर कोई डिजीज आ गया है, तो वो डिजीज आपके चेरी के पौधों को भी लग सकता है, वहां से आगे ये प्रोसीड हो सकता है। इसलिए आप जो भी काम करें बहुत एहतियात के साथ काम करें। आप ट्री टू ट्री जो आपने डिस्टेंस रखा हुआ है उसके अंदर भी कुछ स्पेस छोड़ करके आप अपनी एग्रीकल्चर, जो इंटरक्रॉपिंग का सिस्टम है हमारा, वो कोई बुरा सिस्टम नहीं है, वो बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन उसको कंट्रोल करके, बहुत मैनेज करके आप करेंगे तो आपके चेरी के फ्रूट के ऊपर उसका कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं आएगा।
फिर इसके बाद आपने ये सारे जो भी आपने, फिर आप जब प्रूनिंग करते हैं, आप विंटर प्रूनिंग करते हैं, आप स्प्रिंग प्रूनिंग करते हैं, तो उसमें से आपने वो सारी चीज़ों को वहां से जल्द अज जल्द हटाना है और उनको बहुत अलग जगह पे ले जा करके, दूर ले जा करके उनको डंप करना है। इसी तरह से अक्सर ये देखा गया है, यहाँ अनार पे भी ये केस है, एप्पल पे भी ये केस है, नाशपाती पे भी ये केस आ जाता है, चेरी पे भी है, कि वो ममीज बन जाती हैं फ्रूट्स की, वो ड्राई हो जाती हैं, गल सड़ के फंगस की वजह से या किसी और वजह से वो ममीज बन के उस फ्रूट के ट्री के ऊपर रह जाती हैं। तो उनको रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी है, गेप की कंडीशन ये भी है। फिर इस तरह से आप जैसे कि मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया है कि बीमारी जो है वो एक ऑर्चर्ड से दूसरे ऑर्चर्ड में पहुंच जाती है। अब कैसे पहुंच जाती है? मिसाल के तौर पर मेरे बाग के अंदर कैंकर का इशू है, वहां पे मैंने हल चलाया, वहां पे मेरे पास ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर से मैंने हल चलाया, हल चलाने के बाद वो ट्रैक्टर वहीं से निकल के किसी और किसान के खेत में जाके, बाग में जाके वो ट्रैक्टर काम करती है, वहां हल चलाया जाता है, उसे सैनिटाइज नहीं किया जाता है, तो यूं समझ लें कि आपके बाग में, मेरे बाग से वो बीमारी आ गई है। तो इसके लिए लाजमी है कि कोशिश करें कि जो भी इक्विपमेंट या मशीनरी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन प्रॉपरली हो। मैंने दुनिया के अंदर देखा है कि काम करने के बाद बड़े बड़े मशीनों को सैनिटाइज किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसका रिवाज मौजूद नहीं है। आपके पास, हमारे पास जो छोटे इक्विपमेंट हैं, जैसे कि हमारे पास दारंती है, बेलचा है, प्रूनिंग और ये जो पेबंदकारी का जो इक्विपमेंट है, इस सब को, इस तमाम इक्विपमेंट को डिसइंफेक्ट करके रखने की ज़रूरत है। और मतलब ये कि आपके पास, मेरे पास अगर एक प्रूनिंग का कोई किट है, वो किसी और के बाग में जाकर के उस किट के साथ उसने काम किया है, और उसको डिसइंफेक्ट किए बिना अगर मैं अपने बाग में उस किट को दोबारा इस्तेमाल करता हूं, तो ये याद रखिएगा कि उस बाग में मौजूद जितनी भी डिजीज हैं, बैक्टीरियल डिजीज हैं, फंगल डिजीज हैं, या एक्सवाइजी वायरल डिजीज हैं, जो भी हैं, वो मेरे बाग में आ सकते हैं। इसलिए इनकी सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है। और जब भी हम बाग में जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, तो हमारे पास वहां पे हाथ धोने की कोई जगह नहीं होती है। मतलब प्रॉपर तरीके से जब हम कोई चीज हैंडल करने जा रहे हैं अपने बाग के अंदर, तो हमारे पास वहां इवन, मतलब हमारे गम शूज अलग होने चाहिए अपने बाग में काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम जो बाजार में जूते पहन के जाते हैं उन्हीं जूतों के साथ हम जो है ना अपने बाग में जाएं, अपने ऑर्चर्ड में जाएं, वहाँ काम करें, और फिर उन्हीं जूतों को फिर दूसरे बागों में इस्तेमाल करें। तो इस तरह से भी डिजीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं और ये फैलती रहती हैं। और वेस्ट डिस्पोजल का आपके पास उस बाग के अंदर, आपके ऑर्चर्ड के अंदर पूरा निज़ाम मौजूद होना जरूरी है। जब हम वेस्ट डिस्पोजल की बात करते हैं, तो अब वेस्ट किसे कहते हैं? वेस्ट उन तमाम चीजों को कहेंगे जो आपके बाग में, तमाम जितनी भी गैर जरूरी चीजें हैं, चाहे वो लीव्स हैं, चाहे वो आप टूटे हुए ब्रांचेस हैं, इन सब को हम वेस्ट कहते हैं। तो इनका तरीका यह है कि इनको वहां से उठा के या तो आप इन्हें जला दें या इन्हें दफन कर दें। बाज़ औक़ात मैंने जर्नली यहाँ पे देखा है कि उन लीव्स को ला करके हम अपने मवेशी खानों में डालते हैं, जहाँ वो मवेशी जो गाय बैल बकरी है, अगेन वो उन लीव्स को खा जाती है या उनके ऊपर बैठती है, और फिर उसके बाद उस गाय को, उस बकरी को उठा के ला के हम फिर किसी चेरी के दरख्त के नीचे बांध देते हैं या खुबानी के दरख्त के नीचे बांध देते हैं, तो फिर वहां से दोबारा वो बीमारी फैलना शुरू हो जाती है। और दूसरा तरीका यह है कि हम अपने वेस्ट को ले जाकर के मवेशी खानों में डालते हैं, मवेशी खानों में डालने के बाद फिर वहां से वापस निकाल के फिर खेतों में डाल देते हैं। तो वो कंपोस्ट बनाने का एक तरीका हमारा तो है इस तरह का, लेकिन इस तरह से अगर प्रॉपरली कंपोस्टिंग नहीं हुई है, तो फिर अगेन वो बीमारी आपके, आपने जो वहां से रिमूव करके आपने अपने मवेशी खाने में डाल दिया है, वो वहां से वापस आपके फील्ड में वापस वो बीमारी आ जाती है। तो इसलिए कंपोस्टिंग कंपोस्टिंग करने के बजाय मैं रिकमेंड करूंगा कि इन तमाम वेस्ट चीजों को सीधे सीधे आप जला दें, उनको खत्म कर दें। अब
उसके बाद जो आखिरी स्टेप है हमारा बाग के अंदर, वो हार्वेस्ट का आ जाता है। अब जब आप हार्वेस्ट करते हो तो हार्वेस्ट करने के फौरी बाद, फ्रूट को हार्वेस्ट करने के फौरी बाद उन पौधों को फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि अब वो जैसे कि आपका ह्यूमंस के अंदर भी है, जानवरों के अंदर भी है। आपके पास एक जानवर ने बच्चा दिया है तो आप फौरी तौर पर उसकी देखभाल को बढ़ा देते हो, उसे अच्छा खुराक दे देते हो ताकि वो अपनी जो एनर्जी वो लॉस्ट कर चुका है वो वापस गेन करे और उसकी सेहत के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो सेम एज इट इज़, अगर आपके बाग में से फ्रूट हार्वेस्ट हो चुका है तो आपने कोई वक्त ज़ाया किए बिना उस बाग में अगेन फर्टिलाइजर लगाना है ताकि आपके पौधे जो हैं वो सेहतमंद रहें। इसी तरह से जो हार्वेस्ट के दौरान जो पत्ते गिर गए हैं, जो उसके ब्रांचेस गिर गई हैं, वो सारे आपने वहां से हटा देने हैं। फिर उसके बाद विंटर्स के अंदर आपने उसकी अपने अपने पौधों की आपने प्रूनिंग करनी है, पूरे अच्छे तरीके से प्रूनिंग करनी है। अब प्रूनिंग का तरीका भी ये है कि वो भी एक अलग एक चैप्टर है। अगर किसी को प्रूनिंग नहीं आती है, कहाँ से शुरू करना, कहाँ से कैसे उसकी पौधे की शेप बनानी होती है, तो फिर इस पे भी बात हो सकती है। फिर उसके बाद आपने डोरमेंट कॉपर स्प्रेज आप कर सकते हैं। यहाँ पे बोर्डो बोर्डो मिक्सचर का आप स्प्रे कर सकते हैं। आप लाइम सल्फर का उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं ताकि फंगल और बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है सर। और आपके जो पौधे के ऊपर स्केल्स हैं उनको आपको हटाना पड़ेगा। मतलब पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी, हार्वेस्ट करने के फौरन बाद की ये एक्टिविटीज आपके फार्म के हाइजीन को बढ़ा देगी, आपकी प्रोडक्टिविटी को, फार्म के प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करेगी और आपके पर प्लांट प्रोडक्टिव यील्ड को बढ़ा देगी। जो रेगुलर आपने करना है अपने ऑर्चर्ड के साथ, वो आपने अपने हाइजीन की जो कंसिस्टेंसी है, जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको कंसिस्टेंट रखना है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने महीने में एक दफा किया है तो फिर आप 2 महीने बाद करेंगे या 3 महीने बाद करेंगे, ऐसे नहीं करना। कम से कम अगर आप रोजाना की बुनियाद पे नहीं कर सकते हैं तो आप वीकली करें, नहीं कर सकते हैं तो आप मंथली कम से कम आप अपने ऑर्चर्ड की क्लीनिंग करें। उसमें कोई प्लास्टिक आ जाता है हमारे यहाँ पे, रैपर्स आ जाते हैं हमारे पानी के साथ, बॉटल्स आ जाते हैं, पैम्पर्स आ जाते हैं हमारे खेतों में। तो ये एक इशू जर्नली हमने देखा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंटली हाइजीन के ऊपर, अपने ऑर्चर्ड के हाइजीन के ऊपर काम करें ताकि आपका ऑर्चर्ड जो है वो साफ सुथरा रहे। अब इसके साथ साथ गेप की एप्लीकेशन के बहुत सारे फायदों में से यह है कि आप को मार्केट के कंप्लेंसेस को फुलफिल करने में आपकी आसानी होती है। फिर आप जब सिर्फ गेप की एप्लीकेशन ही, इससे आपका अगेन मसाइल हल नहीं होने हैं। किसी हद तक आप अच्छा प्रोड्यूस पैदा करोगे, आपकी यील्ड बेहतर होगी, आपकी प्रोडक्ट फार्म की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर आपने मार्केट से ज्यादा प्राइस हासिल करना है, अपने प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पैसे लेने हैं, अच्छी कीमत लेनी है, तो लाजमी है कि उस ऑर्चर्ड की ग्लोबल गेप की सर्टिफिकेशन भी हो, ताकि उस जब आप सर्टिफिकेशंस ले जाते हैं तो वो एक तरह की वैल्यू एडिशन हो जाती है आपके प्रोडक्ट के अंदर, और आपका प्रोडक्ट जो है वो, उसकी कीमत एकदम से बढ़ जाती है। तो इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि गेप के एप्लीकेशन के साथ साथ गेप के सर्टिफिकेशन की तरफ भी प्रोसीड किया जाए। अब मैं अगेन यहाँ पे ये अर्ज करूंगा कि एक फार्मर जिसके पास बहुत छोटी सी लैंड के ऊपर चेरी का एक छोटा सा ऑर्चर्ड है, वो अकेले जो है ना, वो एक एज एन इंडिविजुअल गेप के सर्टिफिकेशन में नहीं जा सकता है। तो फिर मैं इदारों से, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, मैं उनसे अर्ज करूंगा, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो ग्रुप्स बना करके पूरे पूरे गांव की अगर ग्लोबल गेप की सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं, या एक इलाके की आप सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं, तो इस तरह से भी मुमकिन है सर्टिफिकेशन करवाना। मतलब मैं जितना भी कहूं कि यार मैं गेप अप्लाई करता हूं, मैं हैसप अप्लाई करता हूं, मैं ऑर्गेनिक हूं, मैं फला हूं, जब तक थर्ड बॉडी उसे सर्टिफाई करके, उसको ऑडिट करके आपको सर्टिफिकेट नहीं देती है,
अ, हम न मैं ग्लोबल गैप क्लेम कर सकता हूं, न मैं हैसअप क्लेम कर सकता हूं, न मैं ऑर्गेनिक क्लेम कर सकता हूं। तो इसलिए मैं इदारों से गुजारिश करूंगा कि वो फार्मर्स के लिए कोई प्लान बनाएं जिसमें गैप की सर्टिफिकेशन और फिर ऑर्गेनिक की सर्टिफिकेशन जो है ना हम इंटरनेशनल एग्रीडिंग बॉडीज से हम ले लें, ताकि हमारे किसानों के लिए आसानी हो। थैंक यू वेरी मच सर, आप सबने मुझे सुना। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अगर कोई सवाल वगैरह है तो फिर मैं आपके क्वेश्चंस लेने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार साहब, आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिवली जो है वो हमारे इस सेशन को गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे आपने बड़ी अच्छे तरीके से बात की, और बाकी जितने भी मराइल हैं हमारे इसमें चेरी की फ्लावरिंग से लेके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट तक, उस पे आपने डिटेल से रोशनी डाली। सर्टिफिकेशन के हवाले से हमारे जो मैनेजर एग्री प्रोडक्ट्स हैं खावर साहब, वो ऑलरेडी किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो डिटेल से आपको इस पे ब्रीफ भी करेंगे। और अभी इनफैक्ट मैं जो है खावर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन है इसको आप मैनेज करें। थैंक यू। जी जाफर, थैंक यू वेरी मच। जैसा काजी साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन को कंक्लूड कर दिया है, अगर क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप प्लीज़ ज़रूर पूछ लें। यहाँ पर ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन की बात हुई तो उसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ शेयर लाजमी करूंगा कि हम लोग एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जो सर्टिफिकेशन के ऊपर होगा, जिसके अंदर हम लोग जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे प्रोसेसर्स हैं, हमारे फार्मर्स हैं, जो एक्सपोर्ट के अंदर ख्वाहिशमंद हैं, जिस तरह गाजी साहब ने बड़ी डिटेल में फरमाया कि सर्टिफिकेशंस की एक अपनी अहमियत और एक अपनी ज़रूरत बहरहाल मौजूद है, और उसके अंदर लोगों की लिमिटेशंस हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि इसके ऊपर एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और एक पूरा प्रोसीजर है जिसको फॉलो करने के बाद जाके बंदा सर्टिफाई करता है अपने आप को। तो पीआईडीसी ने इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने का प्लान किया है। इंशाल्लाह वो अगले 3 से 4 माह के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। उसके अंदर 3 तरह की सर्टिफिकेशन हम लोग स्पॉन्सर करेंगे टू आवर एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, प्रोसेसर्स और एक्सपोर्टर्स, जिसके अंदर ग्लोबल गैप ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों कैटेगरीज अवेलेबल होंगी। मल्टीपल साइट्स होंगी, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगी, मल्टीपल पीपल होंगे एक सर्टिफिकेशन के अंदर। उसके ऊपर हम लोग हैसअप की सर्टिफिकेशंस के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को। हैजर्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट आप लोग जानते होंगे यकीनन बहुत सारे। उसके बाद ISO 22000, ये 3 सर्टिफिकेशंस ऐसी हैं जिनकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड रही है, माजी में भी और आगे भी है। कुछ मुल्कों की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं और कुछ मुल्कों की के अंदर बायर्स की रिक्वायरमेंट है, और इसकी वजह से लोगों को अच्छी प्राइस मिलती है उनकी प्रोडक्ट की। और कुछ मुल्कों के अंदर तो एंट्री के लिए ये सर्टिफिकेशंस लेना बहुत जरूरी है, उसके बगैर आप एंटर भी नहीं हो सकते। जैसे सिट्रस की अगर आपने एक्सपोर्ट मलेशिया में करनी तो आपको ग्लोबल गैप सर्टिफाई होना जरूरी है आपके लिए, वरना आप एंटर ही नहीं हो सकते मार्केट में। खैर, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इंशाल्लाह 3 से 4 माह के अंदर हम ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, और ये बहुत ही माइन्यूट किस्म का शेयर होगा आप लोगों की तरफ से। और मेजर जो शेयर होगा कॉस्टिंग का वो पीआईडीसी बेयर करेगी, और माइनर शेयर जो होगा वो फार्मर्स या जो हमारे बेनिफिशियरी होंगे उनकी तरफ से होगा, और हम ये आपको अवार्ड करवा के देंगे सर्टिफिकेशन। खैर, ये सोचा मैंने आपके साथ शेयर कर दूं। अगर आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ चेरी ऑर्चर्ड, या एक्सपोर्ट ऑफ चेरी, या प्रोसेसिंग ऑफ चेरी, या चेरी के रिलेटेड कोई भी अगर आप बात करना चाहें, कोई कमेंट करना चाहें, कोई आपकी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें, तो अपना माइक खोल के आप बात कर सकते हैं। जी राजा यासिर साहब सर, वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। पीएच डेक, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कम्प्रिहेंसिव और ये चेरी एक जो एक्सपोर्ट हमारी जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर फोकस किया। और मैं डॉक्टर जुल्फ़कार अली गाजी साहब का भी मशहूर हूँ कि उन्होंने गैप की जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उसको साइल से लेकर मार्केटिंग तक जिस तरह चीज़ें लेकर गए, तो मैं इंतहाई मशहूर हूँ उनका कि उन्होंने कोई गैप छोड़ा नहीं है इसमें। तो एक छोटे से सवाल जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स होते हैं, तो उस हवाले से कि एक तो इसका एरिया जहां हमने इसको पैदावार अच्छी हासिल कर सकते हैं वो कौन सा, क्योंकि मोटेनियस एरियाज में ये हो रही है जिस तरह स्कर्दू, गिलगित, चित्राल। तो आया ये पाकिस्तान में कौन कौन से एरियाज में, कश्मीर भी इसमें कोई इलाका इसका शामिल हो सकता है? और फिर इसकी जो नर्सरीज हैं उसके ऊपर भी जिस तरह इन्होंने बताया कि
हमारे प्लांट्स जो हैं वहाँ से भी ये चीज़ें बीमारियाँ आगे शिफ्ट होती हैं। तो वो कोई गवर्नमेंट के लेवल पर या पीएच डेक के सिलसिले में कोई सिलसिला आगे शुरू करने जा रही है। तो ये दो क्वेश्चन थे कि एक तो क्लाइमेट वाइज ये इसकी एरियाज कौन से बनते हैं चेरी के जो प्लांटेशन है, तो ये काइंडली अगर वजाहत कर दें तो बहुत शुक्रिया। जुल्फकार साहब, आप इनके पहले सवाल का जवाब दे दें, दूसरे सवाल का जवाब मैं दे दूंगा कि पीएचडी का जो जी सर, नर्सरी जी के सर, ऊपर जो काम है। जी सर। जी सर, जी सर, जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं टेक्निकली इस पे बात नहीं करूंगा, मैं सीधे सीधे आपसे ये कहूंगा कि चेरी हर उस जगह पर ग्रो हम कर सकते हैं जहां पे, चूंकि एक चेरी का जो पौधा होता है उसको एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है, मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसको हम चिलिंग, उसकी चिलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक हो गया ना सर? अगर उसके जहां आपने पौधा लगाया है वहां का टेम्परेचर जो है सर्दियों में कम से कम 2 महीने के लिए 7 डिग्री सेल्सियस से कम पे चला जाता है, तो वहां पे चेरी, एप्पल, एप्रिकॉट और ये इस तरह के जितने भी स्टोन फ्रूट्स हैं उनको ग्रो किया जा सकता है। अब मुझे नहीं पता कि सर आप कश्मीर में कौन से जगह की बात कर रहे हैं। अगर मैं श्रीनगर की बात करूं, अगर मैं जम्मू की बात करूं, अगर मैं इंडियन हेल्थ कश्मीर के अंदर मैं देखता हूं तो वहां पर चेरी ग्रो हो रहा है सर। अभी वो हाई डेंसिटी चेरी के ऑर्चर्ड्स लगा रहे हैं। और अगर आपके पास चिलिंग पीरियड, वो उस पौधे को जो चिलिंग टाइम चाहिए होता है <7 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, अगर वो वाले पीरियड आपके पास मौजूद नहीं है तो चेरी फिर भी हो सकता है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं होगी, यील्ड, पौधे का जो यील्ड है वो इतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा, जैसे कि इटली के अंदर, जैसे कि यूरोप के दूसरे मुल्कों के अंदर, जैसे कि चिली के अंदर लोग कर रहे हैं, वहां पर टेम्परेचर इतना मतलब कम नहीं होता है, इसके बावजूद उनकी प्रोडक्शन हमारी प्रोडक्शन से बहुत ज्यादा भी है और बहुत अच्छी भी है। और दुनिया में सारी चेरी वो लोग एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं, टर्की एक्सपोर्ट कर रहा है इसी तरह से वो। तो चेरी की बहुत सारी इकसाम मौजूद हैं। अब अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, चूंकि चेरी हमारे लिए एक नया प्रोडक्ट है, इसलिए हमारे पास चेरी के हवाले से पूरी स्टडीज मौजूद नहीं है कि हम आपको, आप जो मुझे स्पेसिफिकली जगह बताएंगे तो उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस को लेकर के मैं आपको प्रपोज कर सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि वहां पर चेरी होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो कौन सी चेरी होगी। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास चेरी की फ्लावरिंग जो है वो मार्च में हो रही है, और मार्च के उन तारीखों में जब चेरी की फ्लावरिंग हो रही है, अगर आपके इलाके में बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं जिससे उसके फ्लावर्स को नुकसान पहुंच सकता है, तो फिर आपके पास वो चेरी की वैरायटीज आप लेकर काम शुरू करेंगे जो लेट राइपनिंग हो, जिनमें फ्लावरिंग देर से हो रही होती है। तो वो एक पूरा पैटर्न है सर। उस पैटर्न को, आपके एक क्लाइमेट के पैटर्न को समझने के बाद फिर मैं आपके लिए हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके पास कौन सी चेरी, अर्ली अर्ली राइपनिंग या मिड राइपनिंग या लेट राइपनिंग चेरी होगी, और वो कौन से रूट स्टॉक के ऊपर आप ग्रो करोगे तो वो बेस्ट ग्रो करेगा। ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं सर। और बाकी सर जो सवाल हैं सर, प्लीज खबर साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया जुल्फकार साहब। रिगार्डिंग योर क्वेश्चन, जो आपने चेरी की नर्सरी पर बात की, जो कि बड़ा एक इम्पोर्टेंट इसका कंपोनेंट है फॉर हैविंग गुड ऑर्चर्ड प्रोडक्शन और कल्टीवेशन, उसके लिए ये बात आपकी ठीक है। हमारे पास ये फुकदान है कि सर्टिफाइड पौधे हमें मिल जाएं कहीं से। एक तो हमारे पास बहुत बड़ा इशू ये है, जो हमने पिछले 2 साल, जब से हमने ग्राउंड के ऊपर जाके विजिट किया, कुछ प्रोग्राम्स किए, जिस तरह जाफर ने बताया आप लोगों को कि हमने फिजिकल एक्टिविटीज भी की, लोगों के साथ जब इंटरेक्ट किया तो पता चला कि हमारे पास जो वैरायटीज हैं उसमें बहुत सारी तो हमारे पास नॉन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हम लोग उसको दो मेजर कैटेगरीज के अंदर फॉल कर रहे हैं, एक फ्रेंच चेरी है और एक देसी चेरी है। और दूसरा, हमें कोई पता नहीं सोर्स क्या है पौधों का, और वो कहाँ से आ रहे हैं, कोई डिजीज या कोई कंटेमिनेशन या कोई इशू कैरी करके आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और उसके ऊपर जो गाजी साहब ने बड़ी डिटेल में बताया कि साइज का बहुत बड़ा इशू है। जो चाइना के अंदर प्रीमियम ग्रेड चेरी बिकती है, उसका साइज ही 28 mm से शुरू हो रहा है। 28 mm से ऊपर वाला साइज जो है वो अच्छी प्राइस दे रहा है। जबकि पाकिस्तान के अंदर जो हम लोगों ने सर्वे किया, गाजी साहब ने हमें गाइड किया, हमने जब ग्राउंड पे जाके देखा, हमारी हार्डली कुछ बागों के अंदर ही शायद कुछ दाने हमारे 28 mm के निकले, वरना एवरेजली हमारा 15-16 mm से लेके 24 mm के दरमियान में चेरी मेनली हमारी फॉल करती है।
तो अब ये कुछ मेजर ग्राउंड के ऊपर इश्यूज हैं जिनको हमने देखना है अगर हमने सस्टेन करना है इस मार्केट के अंदर, और अगर हमने कुछ जगह बेहतर बनानी है। तो उस सिलसिले में पीआईडीसी ने फिर मुख्तलिफ जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी मदऊ किया, उनको एंगेज किया। और जो फेडरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी, जैसा पीआरसी के आपको पता मुख्तलिफ सेंटर्स पूरे पाकिस्तान में बने हुए हैं, तो उनको भी एंगेज किया। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पीआरसी का एक रिसर्च सेंटर है, एमएआरसी, माउंटेन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, आपको पता है जगलोट के अंदर। उनकी उनको हमने एंगेज अप किया तो उन्होंने बड़ी विलिंगनेस शेयर शो की हमारे साथ। और फाइनली हम लोगों ने एक बड़ा मेगा लेवल का एक प्रोजेक्ट ईडीएफ से अप्रूव करवा दिया है उनको, जिसके अंदर उनकी कैपेसिटी 1 मिलियन पौधों की होगी। 10 लाख पौधे वो बना के देंगे। चेरी के जितने हमारे वहाँ के लोकल लोग हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, और ये बड़ी एक नॉमिनल प्राइस के ऊपर अवेलेबल होगा। बट वो प्रोजेक्ट अभी जुलाई में लॉन्च होने जा रहा है, और ये प्रोजेक्ट पहले साल तकरीबन कोई लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख पौधा बनाएगा, क्योंकि 6 माह का टाइम है। उसके बाद इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। 3 मेजर डिविजन्स हैं जिनके अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है। 3 समझ लें क्लस्टर्स के अंदर या डिविजन्स के अंदर ये नर्सरीज, 3 नर्सरीज बनेगी। जो गिलगित रीजन है, डिवीजन है, इसके बाद एक इसका है जी दायमेर डिवीजन जो है, और बल्तिस्तान डिवीजन जो है, इनके अंदर ये नर्सरीज बनाएंगे। और इन नर्सरीज से जो पौधे निकलेंगे उनको हम कह सकेंगे कि वो सर्टिफाइड थ्रू साइंटिफिक प्रोसेस ये पौधे बनेंगे। उसका पूरा प्रोसीजर जो इंटरनेशनल एसओपीज हैं उसके मुताबिक है। और 10 वराइटीज उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं। वैसे उनके पास 19 वराइटीज हैं जो हमें उन्होंने बताया है, जो रजिस्टर्ड वराइटीज हैं या शायद जो नोन वराइटीज हैं। उनमें से जो 10 टॉप की वराइटीज हैं जिनकी परफॉर्मेंस उस एरिया के हिसाब से, जिनका साइज हमारी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, जिनकी पेरिशेबिलिटी हमारी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बेस्ट फिट होगी, दोज वराइटीज जो 10 हैं उनमें से 10 या 10 में से कुछ कम वराइटीज जो हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एरिया और इंटरनेशनल मार्केट। उसमें गाजी साहब को भी हम एंगेज करेंगे और बाकी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको भी एंगेज करेंगे, ताकि हमें गाइडेंस मजीद बेहतर मिल सके कि हम किन किन वराइटीज को मल्टीप्लाई करें। और इसके साथ साथ हमने हमारे जो मिशन है चाइना के अंदर, पाकिस्तान कॉमर्स मिनिस्ट्री का आपको पता है 55-56 मुल्कों के अंदर मिशन हैं। चाइना के अंदर हमारे 3 मिशन हैं जी, उनको उनमें से हमने 2 मिशन को भी इसके अंदर एंगेज किया है कि अगर हमें कुछ वराइटीज ऐसी जो चाइना के अंदर, क्योंकि चाइना खुद बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है चेरी का, तो चाइना के पास भी कुछ वराइटीज डेफिनेटली होंगी जो पाकिस्तान के अंदर लगाई जा सकेंगी। तो उस सिलसिले में हमने उनको भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनाया है, ताकि जो ये प्रोजेक्ट है 5 साल का, तो हमारे पास टाइम काफी है। इन 4-5 साल के अंदर अगर हमें कोई जम प्लाज्म, कोई रूट स्टॉक, कोई प्लांटिंग मटेरियल दुनिया से, फ्रांस से, चाइना से या किसी और मुल्क से अगर हमें इंपोर्ट भी करना पड़ा, तो ये 5 साल के टाइमलाइन के अंदर हम लोग कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं। पीआरसी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी का इदारा है, और ये मैंडेट भी नेशनल फूड सिक्योरिटी का है कि उन्होंने पौधों को इजाजत देनी होती है या रोकना होता है। जो भी जम प्लाज्मा हम इंपोर्ट करते हैं, तो चीजें रुकेंगी नहीं इंशाल्लाह। बट हमें आप लोगों की गाइडेंस चाहिए होगी। आप लोगों का फीडबैक जब तक हमारे पास नहीं आएगा, हमारे लिए मसला होगा चीजों को समझना और मसाइल को हल करना। तो मैंने सोचा आपके साथ ये भी शेयर कर दूं। बाकी और भी कोई इंटरवेंशन होगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करते रहेंगे। हम मेरा ख्याल सवाल ले लेते हैं। पहला मुजफ्फर अली बेग साहब हैं हमारे साथ चित्राल से। सर आप अपना माइक खोलिएगा और बात करिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, एम आई ऑडिबल? जी जी, आप जी ऑडिबल। जी मुजफ्फर भाई, आप बिल्कुल, हम सुन रहे हैं आपको। थैंक यू सो मच सर। सर मैं चित्राल से बात कर रहा हूँ। आपकी जो सेशन है वो पहली दफ़ा मैं अटेंड कर रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि चित्राल का जो टोपोग्राफी है और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो गिलगित से जो है वो सिमिलर है। तो यहाँ पे जो है चेरी की जो ऑर्चर्ड्स है या इसका जो बिजनेस है वो जो है हो सकता है, इसमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। लेकिन जो केपी गवर्नमेंट है या आपके जो है वो रीजनल ऑफिस भी मेरे ख्याल पेशावर में है, तो उसकी जो तरफ से जो है वो अभी तक चित्राल के अंदर प्रोजेक्ट जो है वो नहीं है, या उसमें इश्यूज क्या हैं? क्योंकि ये जो है एक ऐसा एरिया है जो कि इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, और जो लोग भी हैं वो इस तरह बिजनेस भी चाह रहे हैं थोड़े से जो है वो, अगर लोकल मार्केट के अंदर देखें तो यहाँ पे चेरी जो है वो अवेलेबल होते हैं। और अगर रिश्तेदार हैं, कोई रिलेटिव्स हैं, दूसरे लोग भी हैं, उनको हम शावर या इस्लामाबाद के लिए भेजते हैं अपनी जो है वो कैपेसिटी पे। तो इस पे जो है वो गवर्नमेंट क्या कर सकती है सर, अगर हम वो बिजनेस लगाना चाहें तो
क्या प्रोसेसेस हम कर सकते हैं, कहाँ पे जाएं और किस इदारे से है या आपके इदारे से है, तो वो फॉर्मेलिटीज जो है वो किस तरह से कर सकते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। जी मुजफ्फर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जुल्फकार साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं कमेंट कर दूं जिसके ऊपर, अगर आपने भी कोई बात करनी होगी तो आप कर दीजिएगा। जी सर, प्लीज प्लीज आप बात करें सर, मैं बाद में बात करूंगा मुजफ्फर सर, भाई से। मुजफ्फर भाई, ऐसा है कि जो आपने काफी लंबी बात इसके ऊपर की कि आपके पास चेरी है, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशन आप लोग उसको बेहतर मार्केट नहीं कर पा रहे, जो मुझे समझ आया। मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देखें जी, हर मुल्क की बिल्कुल ठीक एक्सपोर्ट सर। की, किसी भी मुल्क में अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं। आपको पता है, एक्सपोर्ट एक पूरा एक अलग साइंस है, एक वेल एस्टेब्लिश्ड एक किस्म का इल्म है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर हम चाइना की, चूंकि यहाँ पे बात हो रही थी चाइना की, बात इसलिए बार बार हम लोग कर रहे हैं कि चाइना बहुत बड़ी एक मार्केट है चेरी की, और सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये है कि हमारे पड़ोस में है। और पड़ोस में होने का फायदा बार बार इसलिए ये कहा जाता है क्योंकि ये बहुत पेरिशेबल है, और पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि वो रीजनल कंट्रीज के अंदर भेजी जाएं, क्योंकि उनकी पेरिशेबिलिटी के इश्यूज होते हैं। तो चाइना एक तो चेरी को इंपोर्ट कर रहा है, दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि उसने एफटीए के अंदर चेरी को डाला हुआ है। एफटीए वो अग्रीमेंट्स होते हैं जिनके अंदर कोई टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होता है एक्सपोर्टर्स के ऊपर, ना ही इंपोर्टर्स के ऊपर। तो वो कोई टैक्स चार्ज नहीं करते, वो टैक्स फ्री कमोडिटीज की लिस्ट के अंदर चेरी भी डाला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये खुश आइन बात है। अब जो बात आपने की, सर, चाइना की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना जरूरी है, ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए मैं बहुत बुनियादी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद फिर आप थोड़ा एवेलुएट करिएगा। सपोर्ट हमारी आपके साथ है। आपका जो बाग है चेरी का, जहां से वो खेत वो पौधे जहां से चेरी आपने हार्वेस्ट करनी है, उनको पाकिस्तान का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, ये मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंडर आता है। पहले आप इनके साथ उसको रजिस्टर्ड करेंगे, फिर डीपीपी आपके बाग को, चाइना का एक इदारा जिसको जीएसीसी बोलते हैं, ये जुल्फकार साहब ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात की। डीपीपी फिर जीएसीसी के साथ उसको रजिस्टर्ड करता है। ये जो खेत है जहां से चेरी ने निकलना है, जहां से चेरी तोड़ के आपने चाइना भेजनी है, उस खेत को पाकिस्तान के डीपीपी से और चाइना के जीएसीसी से रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। ये सबसे पहली बुनियादी बात है। वो करेगा डीपीपी। डीपीपी के साथ हम आपको थ्रू करवा देंगे, और डीपीपी आपको कुछ बुनियादी रिक्वायरमेंट बताएगा बाग को या खेत को या पौधों को। उस रिक्वायरमेंट पे जब आप ले आएंगे, मतलब उसकी सफाई सुथराई की बात हुई, हाइजीन की, जिस तरह जुल्फकार साहब ने बताया। फिर फ्रूट फ्लाई मॉनिटरिंग है, कुछ इंसेक्ट पेस्ट डिजीजेस की डिटेल्स वो आपसे लेंगे, फिर केमिकल्स की डिटेल्स लेंगे। वो बहुत बुनियादी सी बातें हैं। वो आप देखते हुए जब वो पूरी करेंगे तो डीपीपी आपको पहले अपने साथ रजिस्टर करेगा, फिर जीएससीसी के साथ करेगा, फिर आप उस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे जो अप्रूव्ड लिस्ट है, जो अभी तक 1,000 लोगों की अप्रूव्ड लिस्ट बन चुकी हुई है। 1,000 बागात गिलगित और इसके सराउंडिंग का जो एरियाज है, स्कर्दू से लेके हुंजा तक, इन एरियाज में 1,000 बाग डीपीपी रजिस्टर्ड कर चुका है। अच्छा, जो जो अगला मरहला है इसका, वो ये है कि चाइना की रिक्वायरमेंट है हाइड्रो कूलिंग की। ये तकरीबन ऑलमोस्ट 1 डिग्री 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर आपने ठंडा करना होता है, और उसके बाद आपने 18 दिन के लिए उस चेरी को इसी पॉइंट समथिंग टेम्परेचर है उसके ऊपर आपने उस टेम्परेचर को मेंटेन करके चेरी को आपने कोल्ड स्टोर के अंदर रखना है, और फिर उसके बाद आपने चेरी को चाइना पहुंचाना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले हाइड्रो कूलिंग यूनिट चाहिए। उस हाइड्रो कूलिंग यूनिट की भी स्पेसिफिकेशंस अवेलेबल हैं, वो आपके साथ हम लोग शेयर कर देंगे। उस यूनिट को लगा के फिर उस यूनिट को आप अप्रूव करवाएंगे, अगेन पहले डीपीपी के साथ और फिर जीएसीसी के साथ। जब आपका यूनिट नोटिफाई हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा विद बोथ ऑर्गेनाइजेशंस, फिर आप चेरी अपने उस रजिस्टर्ड खेत से निकालेंगे, उस रजिस्टर्ड प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर प्रोसेस करेंगे, और फिर जो एसओपी है चाइना की के लिए इंपोर्ट करके आप उसको 18 दिन तक ठंडा करके चाइना एक्सपोर्ट करेंगे। चाहे आप बाय बाय लैंड ट्रांसपोर्टेशन के जरिए भेजें, चाहे बाई एयर भेजें, ये आपकी मर्जी है। वो उसमें कोई ऐसी ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स या जरिया जो है वो स्पेसिफाई नहीं है, बट जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने आपके साथ मोटी मोटी शेयर कर दी। अब रही आपकी बात चित्राल के अंदर, तो सर, चेरी जहां पे भी होगी उसको इस प्रोसेस के अंदर से गुजरना पड़ेगा अगर आपने चाइना एक्सपोर्ट करनी। हाँ, अगर आप किसी और मुल्क में एक्सपोर्ट करते हैं, गल्फ में एक्सपोर्ट करते हैं, तो गल्फ की ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है। उसको प्रोसेसिंग की वो रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप सिंपली अच्छी क्वालिटी की चेरी को हार्वेस्ट करके उसकी जो डैमेज्ड ब्रूज्ड या कोई इन्फेक्टेड जो दाने हैं उनको निकाल के उसकी पैकेजिंग
अपने बायर के हिसाब से करके, अब बायर कहीं कहीं से भी अगर आपके पास ऑपरेशनल को फ्लाइट्स हैं वहां से, इस्लामाबाद से, या जो आपको नियर अबाउट जो एयरपोर्ट लगता है वहां से आप उसको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा सकते हैं। बट चूंकि बात चाइना की हो रही थी तो मैंने सोचा अब डिटेल्स आपके साथ सारी शेयर कर दूं। अगर आप मेरे साथ अपना नंबर शेयर कर दें हमारे चैट बॉक्स के अंदर अपना, अगर आप फोन नंबर शेयर कर दें तो मैं डिटेल में आपको इन इदारों के साथ कनेक्ट भी करवा दूंगा, और गाइडेंस जो जो प्रोटोकॉल लिखा हुआ हमारे पास चाइना का जीएसीसी की तरफ से आया हुआ है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपको मजीद रहनुमाई मिल सके इसके ऊपर। जी गाजी साहब, आई होप कि मैंने कुछ चीजें मोटी मोटी एक्सप्लेन कर दी हैं, जी अगर आप जो ऐड करना चाहते हैं तो कर दें सर। जी सर, जी सर। सर ऐसा कि चूंकि रिसेंटली कराकुरम एरिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन काडो ने चित्राल के अंदर हॉर्टिकल्चर के हवाले से एक स्टडी कंडक्ट की है। अब वो स्टडी कंपाइल हो गई है, वो रिपोर्ट भी तैयार है। अब उसमें हमने जो देखा है चित्राल के अंदर वो ये है कि चित्राल अभी इस वक्त एक्सपोर्ट करने के उस स्टेट पर, उस स्टेज पर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है सर। ऑल दो के वहाँ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन अभी वहाँ पे प्लांटेशन इस लेवल पर नहीं है कि हम कहें कि यार चित्राल से कोई चीज़ हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएचडेक और ईडीएफ से मैं गुजारिश करूंगा कि चूंकि कराकुरम एरिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने वहां पे दो स्टडीज ऑलरेडी की हैं, और वो सीएसए यानी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर भी वहां पे काम कर रहे हैं। तो मैं चित्राल के भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप कराकुरम एरिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठें, और उनके थ्रू आप थ्रू ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएचडी, ईडीएफ में अपना एक प्रोजेक्ट सबमिट करें, जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के लिए मार्क वालों ने सबमिट किया है। तो इसी तरह से जब आप सबमिट करेंगे तो फिर एक प्रोजेक्ट बनेगा, और वहां चूंकि चित्राल को जीरो से शुरू करना है, चित्राल में एज सच इस तरह की या चेरी मौजूद नहीं है कि हम डायरेक्ट जो है ना वैल्यू चेन पे काम करें और एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। मैं चित्राल के इन भाई से गुजारिश करूंगा कि आप काडो के साथ, क्योंकि उनकी स्टडी ऑलरेडी मौजूद है, आप काडो के साथ बैठें, उनसे फीडबैक ले लें, काडो के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट बना के आप थ्रू प्रॉपर चैनल ईडीएफ को अप्रोच करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 to 3 years में चित्राल के लिए कोई मतलब ऐसा इस तरह का प्रोजेक्ट अप्रूव हो सकता है, तो ये चित्राल के लिए बहुत बेहतर होगा। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, इकराम शाह साहब सर बात करें। मेरा नाम इकराम अली शाह है। मैं काडो से प्रोजेक्ट मैनेजर ईडीएफ काडो से हूँ। बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच कावर साहब, जुल्फकार साहब, नजीर साहब, टीडीएफ पीएचडी सबका। यकीनन छोटी सी मेरी सजेशन है शॉर्टली। जिस तरह का आपने डेटा आप लोगों ने दिया कि चाइना बहुत बड़ी मार्केट है, 3.5 लाख टन चेरी चिली से इंपोर्ट हो रही है। वी आर देर नेक्स्ट, और हमारा हमसाया है। हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और यकीनन यहाँ से लास्ट ईयर जो चेरी गई है, जिन जिन लोगों ने उस वहाँ पे एफर्ट्स की हैं, तो डेफिनेटली उन एफर्ट्स के नतीजे में चेरी एक्सपोर्ट हुई है, एक नया विंडो खुला है। यहाँ पे मेरी छोटी सी सजेशन ये है, आप जितने भी ऑफिशियल्स हैं, कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा टीम अप करने की जरूरत है, क्योंकि आइस ब्रेकिंग कह सकते हैं इसको, कोई अचीवमेंट हम नहीं कह सकते हैं, ऑल्दो की बहुत बड़ी अचीवमेंट इन अ सेंस कि हमारे लिए एक विंडो खुला है, बट हमने बहुत आगे जाना है। अब इसके लिए जो हमें जो लगता है कि डेफिनेटली हर इदारे का, हर पर्सन का अपना अपना जब अपना अपना रोल प्ले करेगा तो हम बड़ी अचीवमेंट्स तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और सजेशन ये है कि इसको थोड़ा सा टीम अप करना चाहिए मेरे ख्याल से। टीम अप का मतलब डेफिनेटली हमने फार्मर्स को एंगेज करना है, फार्मर्स को फैसिलिटेट करना है, इस तरह चीजें हैं। इसके लिए टीम अप करना है। और मैं अपना नंबर शेयर करता हूं, जिस तरह जुल्फकार भाई ने बताया कि काडो वी आर ऑलरेडी डूइंग अ प्रोजेक्ट विद ईडीएफ, तो कहीं पे भी हमारी, अगर हम आपकी कोई सपोर्ट हेल्प कर सकते हैं तो वी आर ऑलवेज देयर। थैंक यू सो मच। हेलो। जी इकराम जी साहब, थैंक थैंक यू। यू सो मच इकराम साहब, बहुत शुक्रिया फॉर योर सपोर्ट। इंशाल्लाह आप जो एक्टिविटीज़ भी प्लान करेंगे, हम रेलिवेंट जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन के साथ ही सारी एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे। इनफैक्ट अभी हम अपना नेक्स्ट जो बिजनेस प्लान, जो वर्क प्लान बनाने जा रहे हैं 3 साल का, तो उसमें हमें इनपुट चाहिए होगा अपने जितने भी हमारे रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, इदारे हैं, कि किस तरह से हम अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करें कि जो हमारी पोटेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जिनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, उनके क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि जिससे उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छी हो, और उनकी जो हमारी जो मार्केट एक्सेस के लिए जो रिक्वायरमेंट है,
तो थैंक यू सो मच इकराम साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर फारूक साहब हैं, SRO जाफर साहब, आरिफाबाद से। थोड़ा सा मुझे टाइम दे, 1 मिनट जी जी दीजिएगा। सर सर। इकराम साहब, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। आई आई फुली अग्री विद योर सजेशन। टीम अप करने की जरूरत है, और ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट भी नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये तो अभी वो पहला जो क्या कहते हैं कील हमने ठोका है, जो जो हमने ये अब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बेसिकली मार्केट ओपनिंग हुई है अभी। मार्केट के अंदर हमने जगह बनानी है, सस्टेन करना है, शेयर लेना है जितना हम ले सकें। लेकिन उसके लिए जो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमने टीम वर्क के साथ चलना है। बैकएंड के ऊपर सारा काम करने की जरूरत है। मार्केट खोल के सामने रख लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, इन अ सेंस ऑफ के उसको अगर हमने देखिए मार्केट के अंदर जगह मौजूद है, ये हमें पता चल गया, मार्केट के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी है, ये हमें पता चल गया। बट जो बैकएंड पे काम होना है, वो हमारे वहां के जो प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, फार्मर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, ये मेरा ख्याल बहुत ज्यादा उन लोगों को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। हम लोग शायद एज अ फेडरल गवर्नमेंट, एज अ वफाकी इदारा शायद सपोर्ट कर सकेंगे जो उनके इश्यूज हैं उसके अंदर। सर इकराम साहब, हमें खुशी होगी अगर आप हम बाद में आपसे बात भी कर लेते हैं, अगर आपको लगता है कि हमें आपके साथ किसी ना किसी एक्टिविटी में, किसी कंपोनेंट में हमें आपके साथ कोलैबोरेट करने की जरूरत है, या आपके साथ मिलके किसी एक्टिविटी को आगे पहुंचाने की जरूरत है, अगर आपकी कोई लिमिटेशंस हैं किसी एक्टिविटी के अंदर, तो वी वुड लाइक टू हैव यू ऑन बोर्ड विद अस, ताकि हम लोग जो जो हमारा मकसद है, जो हम सबका जो कॉज है, जो कॉमन कॉज है, उसको हम लोग फाइनली अचीव कर लें। और ये कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है मेरा ख्याल। हम लोग अगर मिलके एफर्ट करेंगे, आप लोगों को ग्राउंड के पे पता है कि इश्यूज क्या हैं, आपको पता है उनको हल कैसे करना है, लेकिन बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ डिफरेंट जो चीजें हैं, वसाइल का मसला हो सकता है, कोई और चीजें हो सकती हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि मिल मिला के उन चीजों को दूर करके हम जो मकसद है उसको पूरा कर लें। हम बाद में इसके ऊपर मीटिंग भी कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं, ताकि हम इस जो हमारा मकसद है उसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। बहुत शुक्रिया जी आपका। शुक्र सर, अ, एक चीज जी छोटी जी सी शॉर्टली क्लियरिटी करूंगा कि सर मैं थोड़ा सा शायद मैं प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाया हूं कि जिन लोगों ने काम किया है बहुत जबरदस्त काम किया है। जो चेरी अगर एक कॉटन भी किया तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और यहाँ पे हमने ग्राउंड पे जुल्फिकार भाई को, TDF के जो हमारे नजीर साहब हैं, हाशवान साहब हैं, उनको यहाँ पे हमने काम करते हुए देखा। मेरा कहने का मतलब कहीं वो डिसऑर्डर ना हो कि यार बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बट वी हैव टू नहीं गो नहीं, फॉर डिसऑर्ड अवे। नहीं होते। थैंक वो यू सो मच। इंशाल्लाह इनकरेज है, उनका मोराल हाई है, और इंशाल्लाह इस साल हम उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट लेके आएंगे जो पिछले साल हम लेके आए थे। पिछले साल हम लोगों ने 10 कंटेनर्स का अरेंजमेंट्स की थी, बट हमारे एक्सपोर्टर्स कुड हार्डली एक्सपोर्ट ओनली 4 कंटेनर्स, ना आपके इलम में होगा, छह जी सर कंटेनर्स जी। का माल ही नहीं बन सका। देखें, हम जितनी सपोर्ट कर सकते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, बट फिर वही बात के बैकएंड के ऊपर बहुत ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच के साथ काम करने की जरूरत है, जो हम सारे मिलके इंशाल्लाह बूस्ट करेंगे, लोगों को पुश करेंगे। और इस साल ये खबर ये है कि 2-3 और नए प्रोसेसिंग यूनिट्स, 2 लोगों को ने तो मेरे से कांटेक्ट किया है, और एक ने फीस भी जमा करवा दी हुई है, नए यूनिट्स भी लगने जा रहे हैं, और इससे मजीद मार्केट में पुल आएगा और एक्सपोर्ट्स हमारी बेहतर होंगी। और इंशाल्लाह 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 PIDC और TDAP और जो हमारे बाकी दोस्त हैं, हम लोग सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार हैं। इस साल भी हम इंशाल्लाह इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे जिसमें सब्सिडीज और सपोर्ट का एलिमेंट मौजूद होगा, ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स 2-3 साल तक ये एक्टिविटी करते रहें, फिर इंशाल्लाह वो सस्टेन कर जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी आपका। हम आगे बढ़ते हैं जी, अगला सवाल लेते हैं। डॉक्टर फारूक साहब हैं जी हमारे साथ। माइक खोलिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। जी, जुल्फ़िकार साहब, बहुत अच्छा सेशन है खेल के बारे में। अच्छा, एक सवाल पूछना था। सर ने कहा था कि मतलब अल्ट्रा हाई डेंसिटी और हाई डेंसिटी के बारे में, तो उनके बारे में ये पूछना था कि आया हमारे पास ऐसे स्टॉक है जिस पे हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी या हाई डेंसिटी के ऑर्चर्ड लगा सकें, या गिलगित में हो इस तरह, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। एक दूसरा सवाल ये भी है कि चाइना जब ये चेरी जाता है तो मतलब उधर ये है कि प्रेफरेबल वेराइटीज वगैरह या ऐसी वेराइटीज हो तो एक्सपोर्ट के काबिल हो या बहुत ज्यादा पसंद की जाती हो, तो उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दे तो अच्छा है। शुक्रिया जी। फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, ऐसा है कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी के लिए अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ऐसा इस तरह का रूट स्टॉक मौजूद नहीं है।
अलबत्ता एक इदारे के थ्रू हम इटली में एक प्राइवेट रूट स्टॉक सप्लायर्स के साथ इन कांटेक्ट हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमारे पास वो रूट स्टॉक आ जाएगा। वो जी सीरीज यानी गज़ेला सीरीज के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो सीरीज हमारे पास आ जाएगी सर। एट द मोमेंट जो आपके पास हमारे पास रूट स्टॉक मौजूद है सर, इसमें हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे नहीं जा सकते हैं। अलबत्ता हम आप यूं कहें कि सेमी हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स के ऊपर जा सकते हैं ट्रेडिशनल के मुकाबले में। यानी जहां ट्रेडिशनल पे हम लगा रहे हैं 12 से 20 पौधे हम लगा रहे हैं, तो उसको बढ़ा के हम 40 से 55 पौधे लगा सकते हैं। इस तरह का रूट स्टॉक हमारे पास मौजूद है सर। मैं आपको डिटेल्स दे सकता हूँ। प्लीज़ आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह शेयर कीजिएगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा सर। और दूसरी बात जो आपने की कि एक्सपोर्ट वैरायटीज के बारे में, सर एक्सपोर्ट वैरायटीज में वो जो हाई एंड मार्केट के अंदर चाइना में चेरी बिक रही है, वो ज्यादातर आ रही है आ रहा है चिली से, ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से। और उनका सीजन हमसे बहुत अलग है। यानी वो नवंबर में चेरी आना शुरू हो जाती है और फरवरी में खत्म हो जाती है। हमारी चेरी शुरू हो जाती है मई के अंदर और ये जाती है जुलाई तक। तो इसलिए वो हमारे नेचुरल कंपटीटर्स नहीं है। अलबत्ता चाइना बिजात खुद हमारा एक नेचुरल कंपटीटर है, जहां पे 6,80,000 मैट्रिक टन चेरी प्रोड्यूस होती है। तो वहां पे जो यहाँ से जो चेरी गई है, उसमें जो सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग चेरी की वैरायटी है वो एक तो स्वीट हार्ट है, और दूसरा जो है वो टाइटन है, तीसरा जो है मर्चेंट है सर। और इसी तरह से बिंग को भी वहां पे एक्सेप्टेंस हासिल है, ब्रूक्स को भी एक्सेप्टेंस हासिल है। इसी तरह से कुछ और वैरायटीज हैं, यानी 22 वैरायटीज जो हम इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में चला रहे हैं, उनमें से 6 वैरायटीज जो आमतौर पर मौजूद हैं, उनके अलावा बाकी सारी जो वैरायटीज हैं वो चाइना के मार्केट ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन टाइटन सबसे महंगा बिकने वाला चेरी है चीन के मार्केट में सर। और इस टाइटन के आपको बर्डवुड वगैरह आपको मिल सकता है, मर्चेंट का बर्डवुड मिल सकता है, इवन पौधे भी मिल सकते हैं सर, कोई इशू नहीं। अच्छा सर, ये थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बात थी सर, ये गजेला जो रूटस्टाक है ये पीएचपी में सवात में आया था, लेकिन इनकी मल्टीप्लिकेशन का बहुत बड़ा इशू था। तो इसका इशू है मतलब मल्टीप्लिकेशन स्टूलिंग के जरिए, मतलब जो स्टूल बेड्स जिस तरह हम एप्पल को करते हैं ना, तो उसके जरिए नहीं हो सकती, उसमें ये प्रॉब्लम है। और एक और बात है सर, हमने ऑटोमेटिकली अल्ट्रा हाई डेंसिटी और हाई डेंसिटी भी जाना होगा, क्योंकि हमारे पास लैंड होल्डिंग बहुत कम है। जिस तरह सवात में है इस तरह गिलगित में भी होगा ना सर। और एक्सपोर्ट क्वालिटी आपने प्रोड्यूस पैदा करना है, तो उसके लिए आपने हाई डेंसिटी या सेमी हाई डेंसिटी इस पे जाना पड़ेगा। जी तो जी सर, सर बिल्कुल आप इसके सही बारे में फरमा रहे हैं। रुस्ताक। जी आप जी सही जी। फरमा रहे हैं। तो हाँ जी, तो ये जो आप मतलब इटली से मंगवा रहे हैं, तो इसके ऑलरेडी हमारे पास एक्सपीरियंस, हमारे जो एक्सपर्ट्स है पहले इस पीएचपी में थे, अभी भी है माशाल्लाह। तो उन्होंने बताया था कि इसमें प्रॉब्लम है बहुत रूट स्टॉक। तो पहले वर्कआउट होना चाहिए कि मतलब कौन सी रूट स्टॉक तो उसके लिए लंबा प्रोसेस है, तो इसके बारे में जरा सोचिएगा सर। शुक्रिया जी। जी सर, जी सर, जी फारूक साहब, बिल्कुल इसी तरह से है इंशाल्लाह। जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, क्योंकि हम आपके स्वात में जो रिसर्च सेंटर हैं उनके साथ इन कांटेक्ट नहीं है, तो इस वजह से शायद हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह इसके बाद सर हम आपके साथ इन कांटेक्ट रहेंगे और आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे, और फिर जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह सर, बेहतर होगा। बिल्कुल इंशाल्लाह सर, वी आर होपिंग दैट। सर हमारे पास 16 to 17 वेराइटीज भी हैं जो मतलब बड़ी अच्छी कालाम समर स्टेशन में है, तो वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे, कर रहे हैं। और इंशाल्लाह गिलगित में भी करेंगे। जिस तरह आपको पता है यहाँ से मतलब सवात से गिलगित ये प्लांट सैंपलिंग वगैरह जाती है, सर्टिफाइड वगैरह। तो इंशाल्लाह बिल्कुल कोलाबोरेशन में रहेंगे इंशाल्लाह। तो जमींदार के लिए हम इंशाल्लाह कोलाबोरेटिवली काम करेंगे। शुक्रिया जी। जी सर, जरूर सर, थैंक यू सर। जी, किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम अपना जो आज का सेशन है इसको कंक्लूड करेंगे। अ, मेरा ख्याल है क्वेश्चन किसी का नहीं है पार्टिसिपेंट का।
मेरा ख्याल है जुल्फ़कार साहब, आज के हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार साहब आपका, आपने कीमती वक्त निकाला आज के इस बड़े जो टाइम डिमांडिंग वेबिनार के लिए, क्योंकि अभी आपको पता है कि चेरी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है और उसमें जो मुश्किलात दरपेश आती हैं हमारे ग्रोअर्स को ऑर्चर्ड मैनेजमेंट के हवाले से, उसमें आपने बड़ी प्रॉपर कम्प्रिहेंसिव जो प्रेजेंटेशन है वो दी है हमारे पार्टिसिपेंट्स को। जो लोग वेबिनार को अटेंड नहीं कर सके या जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, इंटरनेट का इशू है, उनकी खिदमत में गुजारिश है कि हम इस अपने वेबिनार की जो रिकॉर्डिंग है PhDEC के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे आज ही। तो आप ये रिकॉर्डिंग जो है वो वहाँ पे देख सकते हैं आज के वेबिनार की। यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो हमने हेलो। चैट बॉक्स में शेयर कर दिया हुआ है। आप वहाँ से हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक भी ले सकते हैं। अ, अब्दुल रहीम खान साहब ने हैंड रेज किया है। खान साहब, वेलकम। आप हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट हैं, प्लीज़ अपना क्वेश्चन कीजिएगा। थैंक यू जाफर अली। जुल्फकार साहब ने माशाल्लाह बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन दी और लोगों की इंफॉर्मेशन में इजाफा किया। जुल्फकार साहब, असल में यही पॉइंट्स होते हैं जो कि इन सॉफ्ट लैंग्वेज इस्तेमाल किए जाएं ताकि जिम्मेदार समझें और उस पर काम करें। सर, आपने एक जगह कहा हमें इसके 60 डेज चाहिए चिलिंग एंट्री के लिए, तो क्या हम इन्हें आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? आ, अब्दुल रहीम साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम ऐसा है, अस्सलाम। सर ऐसा है, अगर मैं तरक्की याफ्ता दुनिया की बात करूं तो सर वो टनल फार्मिंग कर रहे हैं, चेरी की टनल फार्मिंग कर रहे हैं। चेरी जो हमारे पास अप्रैल में पक के तैयार होती है वो मार्च में फेब में पका के तैयार करके दे रहे हैं। और अगर आपके पास प्रॉपर रूट स्टॉक हो, आपके पास वैरायटी हो और अगर आपके पास मार्केट मौजूद हो तो मेरा ख्याल है कि चेरी तो हम सियाचिन ग्लेशियर पे भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है सर, अभी दुनिया इस तरह से नहीं रही है जिस तरह से हम सोच रहे हैं, लेकिन जर्नली एक आम फार्मर की अगर मैं बात करूं तो चिलिंग रिक्वायरमेंट का मतलब यह है कि चेरी के पौधे को वो पौधे की वो रिक्वायरमेंट होती है। वो उसके सीड की या फ्रूट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो पौधे की रिक्वायरमेंट होती है। वो 2 to 3 मंथ्स के लिए अगर वो लेस देन 7 डिग्री सेल्सियस पे वो पौधा रहता है तो उसकी जो सर प्रिकॉसिटी बढ़ जाती है, उसकी विगर बढ़ जाती है और इस तरह से उसकी यील्ड अच्छी होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। मैंने ये अर्ज किया सर आपसे ना। तो इस तरह मेरे सच मतलब मॉडर्न टेक्निक्स पे जाएं तो ये पॉसिबल है सर, क्यों नहीं है। लेकिन मतलब जब तक हमारे पास इस तरह का मार्केट नहीं हो तो फिर हम इस तरह के खर्चों के लिए सर लोगों से कहते भी नहीं हैं सर। थैंक यू। थैंक यू जुल्फकार साहब। सॉरी, मैं इसे अंडरस्टैंड कर पाया था कि ये हमारे टोटल ग्रोइंग डिग्री डेज हैं। सॉरी फॉर इट। थैंक यू सर। ओके सर। सैमसंग SM के नाम से कोई आईडी है, अपना हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज़ अपना क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं अनवर लोन बात कर रहा हूँ सर। मैंने अभी लेट मैंने ज्वाइन किया ना सर, और फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा हूँ ये सेशन। जी जी प्लीज़। मैं गिलगित स्टोर से बात कर रहा हूँ सर। मैंने की हुई है 20 कनाल पे फेंसिंग। जी ठीक है। तो सर इसमें मैंने अभी प्लांटेशन मैंने करनी है रिसेंटली ईद के बाद इंशाल्लाह। मैंने वो ट्रीज वगैरह ला के मैंने रखी हुई है। उसमें है बीइंग है, सिटेला है, मर्चेंट है और एक दूसरी सर मेरा नाम मुझसे देखना सर। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने कभी ये चेरी के ऊपर मैंने काम नहीं किया सर। तो मुझे थोड़ी गाइडलाइन चाहिए थी सर, इसमें कितना मतलब डिस्टेंस पे चेरी लगानी है और इसके लिए सर ये इसकी ग्रोथ के हवाले से कुछ कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए मुझे सर। मेरी फahrenheit है सर तकरीबन 8600 फीट पे मैंने इसको वो लगानी है ट्रीज को गिलगित स्टोर में सर। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम।
सर ऐसा है कि सवाल यह है कि मतलब आप जो चेरी का ऑर्चर्ड लगाना चाहते हैं, मैंने पहले भी आपसे ये अर्ज किया कि आप ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड लगाना चाहते हैं तो उसका मेथड अलग है, अगर आप हाई डेंसिटी पे जाना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार अलग है, अगर आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे जाना चाहते हैं उसका तरीक़ाकार अलग है। इसके अलावा आपके लैंड की जो टोपोग्राफी है वो भी उसमें मैटर करती है कि आप किस तरह का ऑर्चर्ड लगा सकते हैं। और ट्री टू ट्री डिस्टेंस, अगर आप ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड लगा रहे हैं, आपके पास ट्रेडिशनल रूट स्टॉक मौजूद है, ट्रेडिशनल वैरायटीज हैं, तो आपने भाईजान ट्री टू ट्री का जो डिस्टेंस है वो आप सीधे सीधे 12 फीट रखें, और जो रो टू रो डिस्टेंस है वो कम से कम 15 फीट रखें। अगर आप थोड़ा सा हाई डेंसिटी पे जाना चाहते हैं तो ट्री टू ट्री डिस्टेंस आप 10 फीट कर दें और रो टू रो डिस्टेंस आप 12 फीट कर दें। अगर उससे भी थोड़ी सी और ज्यादा डेंसिटी आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप ट्री टू ट्री डिस्टेंस 8 फीट कर दें और रो टू रो का डिस्टेंस जो है वो 12 फीट रहने दें। ठीक हो गया ना सर? अगर ठीक। आप और ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा रूट स्टॉक मौजूद है, और आप अगर वो रूट स्टॉक इज सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी देन आप ये वाला एक्टिविटी करें, अगर आपके पास वो सुटेबल नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया सर? तो जो ठीक। जिस तरह का रूट स्टॉक आपके पास मौजूद होगा आप उस तरह का ऑर्चर्ड आप लगा सकते हैं सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अभी मैं आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगा क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, तकरीबन 1.25 घंटे हो गए हैं हमारे आज के इस सेशन को। बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रही। आपने जुल्फ़कार साहब ने मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस भी कर दिया है। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग चेरी के हवाले से कोई भी, तो जुल्फ़कार साहब का नंबर भी चैट बॉक्स में हम शेयर कर देते हैं, तो आप इनसे जुल्फ़कार साहब से डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। बाकी हमारे नंबर्स चैट बॉक्स में आ गए हैं पीएच डेक की पूरी टीम के। पीएच डेक की पूरी टीम अवेलेबल है किसी भी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के हवाले से। आपके आपके माइंड में कोई एक्टिविटीज़ हैं, किसी के माइंड में कोई आइडियाज़ हैं, कोई प्रोजेक्ट है किसी के जहन में, तो वो प्लीज़ आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम अपने जो नेक्स्ट सेशन है ईद के बाद वेबिनार है और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ प्लान है, उसमें एक्टिविटीज़ में आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। वेबिनार्स में जो है वो मुलाकात होगी आपसे। बाकी जुल्फ़कार साहब, वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम निकाला। टेक केयर, फी अमान अल्लाह। यू आर वेलकम सर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।